धनुष, तुमने पैसे कहाँ छुपाए हुए हैं, जल्दी से बताओ। तुम्हारे परिवार को कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, लेकिन तुम चोरी नहीं कर सकते। धनुष, लोग कहते हैं अगर किसी को बचपन में कंचे चुराने की आदत हो तो वो बड़ा होकर सोना जरूर चुराएगा। अभी से तुम्हें चोरी करने की आदत पड़ गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डरा सहमा हुआ धनुष अपने मामा मामी के सामने सर झुकाए खड़ा था। उसके दोनों हाथों की मुट्ठी गुस्से में भिची हुई थी और आंखों में पानी था। शर्म से धनुष उपगर्दन तक नहीं उठा पा रहा था। पिता की मौत के बाद से उसकी माँ और वो खुद मामा मामी के भरोसे हो गए थे, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आखिर चोरी का इल्जाम एक 15-16 साल की उम्र का हाई स्कूल का बच्चा कैसे बर्दाश्त करे। तभी उसकी मामी फिर से उसे डांटते हुए बहुत तेज आवाज में कहती है, धनुष, मुझे मालूम है कि तुम्हें स्कूल की फीस के लिए पैसों की जरूरत है, पर क्या तुम चोरी किए हुए पैसों से अपने स्कूल की फीस भरोगे। घर के सारे नौकर चाकर और कुछ मेहमान धनुष को घेर कर खड़े हैं और उनके ताने धनुष के कानों को चीरते हुए निकल रहे हैं, जैसे सचमुच धनुष ने अपने ही घर में मामा मामी के 3000 रुपए चुराए हो। पर वो डरा सहमा सा स्कूल जाने वाला बच्चा अपनी बेगुनाही साबित भी तो कैसे करे। धनुष का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसके होंठों पर खून की छोटी सी बूंद दिखाई देने लगी थी, क्योंकि गुस्से में वो अपने होंठ दांतों से काट रहा था। आंखें नम थी। फिर भी आसपास खड़े लोगों के ताने सुनकर उसने अपनी बात कहने की हिम्मत की। आहिस्ता से धनुष अपनी गर्दन उठाकर बहुत धीमी आवाज में कहता है, मैंने पैसे नहीं चुराए। उसके मुंह से निकले ये मासूमियत भरे शब्द सुनकर कोई नहीं कह सकता था कि वो बच्चा कभी चोरी भी कर सकता है। धनुष के मुंह से उसकी सफाई सुनकर मामी कुछ बोलने ही वाली थी कि एक दर्द भरी आवाज सुनकर वो रुक जाती है, और वो आवाज सुनकर धनुष में जैसे सांस वापस लौट आई हो। धनुष की माँ आरती वहां आ जाती है। उसे देखते ही धनुष हाथ फैलाकर उससे चिपक जाता है। आरती अपने बच्चे को कसकर गले लगा लेती है और पलटकर अपने बड़े भाई और भाभी से लगभग गिड़गिड़ा कर कहती है, अर्चित, मानवी, आप दोनों ने धनुष को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। ये बचपन से ही बहुत ईमानदार रहा है। उसकी पढ़ाई और बिहेवियर हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मेरा धनुष कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ये कह रहा है कि उसने वो 3000 रुपए नहीं लिए हैं तो सचमुच ये उन रुपयों के बारे में कुछ नहीं जानता। आरती अपने बेटे धनुष को कसकर दुलार से पकड़े हुए है और हाथ जोड़कर अर्चित और मानवी, जो लगभग 40 से 45 साल के रहे होंगे, उनसे विनती कर रही है। पति के चले जाने के बाद किसी औरत का एकमात्र सहारा उसके बच्चे ही तो होते हैं, लेकिन यहाँ शायद आरती का खुद का छोटा भाई अर्चित उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं रखता। अर्चित अपनी सख्त आवाज में आरती से कहता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि धनुष ने पैसे चुराए हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि जरूर धनुष ने तुम्हें स्कूल की फीस के लिए परेशान होता देखकर वो पैसे छुपा लिए हो। इतना कहकर अर्चित दूसरी ओर देखना शुरू कर देता है। वो आरती की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा, लेकिन बाकी की रही सही कसर पूरा करने के लिए उसकी बीवी मानवी भी तो है। और अब मानवी धीमी मगर एक ताना भरे हुए अंदाज में आरती का मजाक उड़ाते हुए कहती है, इसकी पढ़ाई और बिहेवियर हमेशा से अच्छे रहे हैं। हा हा हा, सचमुच। मानवी जोर से आरती की बात पर ठहाका मारकर हंसती है। धनुष और आरती एक दूसरे से चिपके हुए हेल्पलेस खड़े अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं, और इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी तो नहीं है, क्योंकि गुस्सा होकर वो जाए भी तो कहा। लेकिन मानवी यही नहीं रुकती। वो आगे कहती है, स्टार सिटी स्कूल में आने से पहले तुम्हारे बेटे की पढ़ाई सचमुच बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन वहाँ एक साल रहने के बाद उसके मार्क्स एकदम से गिर गए हैं और अब वो पीछे से पहले नंबर पर आने लगा है। फिर एक तिरस्कार भरी स्माइल चेहरे पर लिए मानवी अपनी गर्दन साइड में झटकर आरती को उसके विधवा और अकेला होने का एहसास दिलाती है और आगे अपनी बात कहती है, मगर इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। अगर तुम इसके लिए हाथ जोड़कर खड़ी न होती तो अब तक इसे लात मारकर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया होता। समझी? रिश्तों के सम्मान की बात तो दूर है, मानवी ने तो आरती की भावनाओं को कोई भी रिस्पेक्ट देना भी जरूरी नहीं समझा। आरती चुप होकर अपमान का घूंट पीते हुए ये सब सुन रही है। अपने बड़े भाई अर्चित और अपनी भाभी मानवी की बात सुनकर आरती का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई है, लेकिन अपनी छाती से चिपटे धनुष, जिसे वो लोग अपने कमरे से 3000 रुपए गायब होने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे, उसके मासूम चेहरे को देखकर आरती ने फिर एक बार अपने बेटे की बेगुनाही के फेवर में बोलने के लिए हिम्मत जुटाई। पर इससे पहले कि उसके मुंह से कोई भी शब्द बाहर निकलता, एक स्टर्न आवाज सुनकर आरती के शब्द उसके होंठों से बाहर ही नहीं आ पाए। बुआ जी। अर्चित और मानवी के बेटी तन्नू और बेटा अनु वहां आ चुके थे।
आरती समझ जाती है कि अभी तो उसे और शर्मिंदा होना है। अपने ही भाई के घर में उसे क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। यही सोचकर वो फिर से गर्दन नीचे कर लेती है और अन्नू की आवाज उसके कानों में पड़ती है। हम धनुष के ऊपर शक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस कमरे में पैसे चुराने की पॉसिबिलिटी सिर्फ धनुष की ही है। आपकी आंखों में जरूर धनुष बहुत होनहार और ईमानदार होगा, क्योंकि हर माँ को अपने बच्चे के लिए यही लगता है, लेकिन आपको शायद नहीं मालूम कि ये आजकल स्कूल में कितनी शर्मनाक हरकतें कर रहा है। दूसरे बच्चों की कॉपी से होमवर्क की नकल करना, एग्जाम में नकल करना, यहाँ तक कि अपने क्लासमेट से रोज किसी न किसी बात पर मारपीट करना। ये अब इसकी रोजमर्रा की हरकतें हैं। मुझे तो शर्म आने लगी है स्कूल में किसी को भी ये बताते हुए कि ये हमारा कजन ब्रदर है। आरती दुखी मन से नम आंखों के साथ उनकी बात सुन रही थी, क्योंकि वो दोनों अर्चित और मानवी के बच्चे थे। अर्चित और मानवी से फिर भी थोड़ी शर्म और इज्जत की उम्मीद की जा सकती है, पर इन दोनों में रत्ती भर भी इस बात की कोई शर्म नहीं है कि वो अपनी बुआ से बात कर रहे हैं। इसलिए आरती चुप होकर उन्हें सुन रही थी, क्योंकि अगर वो कुछ भी बोलेगी तो वो दोनों उसे उल्टा जवाब देने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगाएंगे। लेकिन धनुष कैसे चुप रह पाता। वो उनकी बात काट कर जोर से चिल्लाया, तुम दोनों झूठे और बदतमीज हो और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। अन्नू और तन्नू धनुष की आवाज सुनकर गुस्से से भर गए, पर इससे पहले कि वो दोनों कुछ बोल पाए, मौके की सीरियसनेस को भांपते हुए आरती अपने दोनों हाथ जोड़कर अर्चित और मानवी से कहने लगी, मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बेटे के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी मत करो। अगर तुम्हें वो 3,000 रुपए नहीं मिलते हैं तो उसे मेरी ओर अपना उधार समझो। तुम्हें पता है जब से धनुष का पिछले साल एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत जल्दी अपना आपा खो देता है और गुस्से में कुछ भी कर बैठता है। पर अगर इसके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अपनी बात पूरी खत्म करने से पहले ही आरती की आंखों में काफी देर से रुके हुए आंसू तेजी से उसके चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं। अपने छोटे भाई के पूरे परिवार के सामने वो असहाय होकर रोने लगती है। अपनी बात पूरी होने तक आरती वहां बेजान सी उनके सामने खड़ी है, उसके बेटे के साथ जो पिछले 1 साल से हो रहा है उसे याद कर करके आरती सुबक सुबक कर रो रही है। पहले हस्बैंड की सडन डेथ, फिर बेटे का एक्सीडेंट, और इस सब के बाद अपनी ही भाई के यहाँ ऐसा बेइज्जत होकर रहना। एक अकेली औरत और कितने दर्द के घूंट पिए। बेशक धनुष के पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो चुकी है, पर वो फिर भी एक शांत और आज्ञाकारी बच्चा रहा है और पढ़ाई में हमेशा अव्वल। 2 साल पहले जब वो स्टार हाई स्कूल में एडमिशन के लिए आया था तो उसने स्कूल एंट्रांस एग्जामिनेशन में पूरे शहर में सबसे ज्यादा नंबर लिए थे, और यही नहीं उसने क्लास में भी सभी एग्जाम्स में अच्छे नंबर प्राप्त किए थे। पहले साल में तो धनुष ने सभी एग्जाम्स में टॉप किया था। लेकिन बुरी किस्मत ने कब किसका पीछा छोड़ा है। धनुष की हालत 1 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट के बाद से अभी तक पूरी तरह ठीक ही नहीं हो पाई है। अब न तो वो पहले की तरह समझदार है और न ही शांत रहने वालों में से है। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और उसे कोई भी बात याद नहीं रह पाती। उस एक्सीडेंट ने धनुष के दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ा है, यहाँ तक कि डॉक्टर ने तो उसे परमानेंट मेंटल डिसऑर्डर डायग्नोज कर दिया था। अगर आरती की रिक्वेस्ट और स्कूल को उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कोई उम्मीद नजर न आती तो अब तक उसे स्कूल से कब का बाहर निकाल दिया गया होता। अन्नू और तन्नू एक दूसरे को देख के कुछ इशारा करते हैं, जैसे कि वो आरती का मेलोड्रामा देखकर बोर हो चुके हैं और अब इससे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ सब के सब शांत खड़े हैं। धनुष अभी तक अपनी माँ से चिपका हुआ है और आरती जैसे भगवान से ही अपनी हालत की शिकायत कर करके सुबक रही है। अर्चित और मानवी भी इधर उधर देख रहे हैं, जैसे कि वो आरती के वहां से जाने का इंतजार कर रहे हो। वहां खड़े सभी लोग आरती की ओर ही देख रहे हैं कि तभी अचानक से आरती से चिपटे हुए धनुष के शरीर में कुछ कंपकपाहट होनी शुरू हो जाती है और उसकी आंखों से चमकती हुई रोशनी निकलने लगती है। धनुष वहां खड़े हुए सभी लोग और अपने मामा मामी की ओर देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा वो यहाँ कैसे पहुंच गया। वो खुद से कहता है, ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ कैसे पहुंचा, क्या मैं उस तूफान में फंसने के बाद भी मरा नहीं था, यहाँ क्या चल रहा है। धनुष भौचक्का सा खड़ा हुआ अपने चारों ओर देख रहा है। धनुष को याद आता है कि वो तो इमॉर्टल दुनिया में था और देवीय तूफान से जूझ रहा था, क्योंकि जैसे ही वो देवीय तूफान से बाहर निकल जाएगा तो वो इमॉर्टल दुनिया का एक देवता बन जाएगा और फिर वो अमर हो जाएगा। धनुष हाल में मौजूद बाकी सभी लोगों की ओर ऐसे देख रहा था जैसे वो कई वर्षों की नींद से अचानक से जाग गया हो। धनुष याद करने की कोशिश कर रहा है कि असलियत में उसके साथ क्या हुआ है।
उसके चेहरे पर एक अजीब सा सैड एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में एक रेस्टलेसनेस दिखाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा शौक उसे लगा हो। यहाँ आने से ठीक पहले उसके साथ क्या हुआ था वो सब कुछ उसे धीरे धीरे याद आ रहा था। धनुष की तूफानी मुसीबत का ये सबसे कठिन समय था, जब वो अपनी सारी शक्ति खो चुका था। तब उसने उस दैवीय तूफान से निकलने के लिए अपनी सारी विल पावर को अक्यूमुलेट किया था। सामने से हुए वार को तो वो रोक सकता था, लेकिन पीछे से होते हुए हमलों का उसके पास कोई सल्यूशन नहीं था, क्योंकि उसकी पीठ पर कोई भी कवच या ढाल नहीं थी जो उसे पीछे से होते हुए हमलों से बचा सके। धनुष अपने उन दोस्तों को भी इस हमले में नहीं बचा पाया था जिनके पास बहुत सारे दैवीय रक्षा कवच थे और जो दैवीय हथियारों से लैस थे। धनुष का दिमाग उन सभी बातों को याद कर रहा है जो उसके साथ उस इमॉर्टल दुनिया में हुई थी। उस दैवीय तूफान के उसने 9 डेंजरस मिशन तो पार कर लिए थे, लेकिन जब वो खुद को 10वें मिशन के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने में लगा था, उसी वक्त उस डेंजरस मिशन में उसके अपने वो साथी जिन पर धनुष को खुद से भी ज्यादा भरोसा था, उन्हीं लोगों ने उस पर एक जानलेवा हमला कर दिया था। और उन्हीं लोगों में शामिल थी जाह्नवी, जिसे धनुष सबसे ज्यादा प्यार करता था। लेकिन जाह्नवी ने भी उसके दुश्मनों के साथ मिलकर धनुष का बड़ा दिल दुखाया था। उनके संयुक्त हमले के तहत धनुष का भाग्य लगभग बर्बाद हो गया था। यहाँ तक कि इससे पहले कि उसका शरीर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता और वो अपनी चेतना खो देता, वे लोग पहले से ही अधीर थे और रहस्यमय प्राचीन मैनुअल को छीनने के लिए दौड़ पड़े, जिसे धनुष ने गलती से प्राचीन राक्षसी भगवान से प्राप्त किया था, जिसका नाम था द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस मैनुअल। उसे समझ आ चुका था कि इंसान का स्वभाव इतना ग्रीड और ईर्ष्या से भरा हुआ है कि प्यार और दोस्ती जैसे पवित्र बंधन भी लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते। धनुष वही खड़ा खड़ा ये सब सोच रहा है। उसे ध्यान ही नहीं कि उस हॉल में मौजूद लोग जिन्होंने उसके ऊपर 3000 रुपए चोरी करने का इल्जाम लगाया है उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। धनुष फिर खुद से ही कहता है, मैं उस तूफान से बाहर निकलने में असफल रहा हूं, तो मैं जिंदा कैसे बच गया। मेरा शरीर तो खत्म हो जाना चाहिए था और मेरी आत्मा अब तक राख बनकर हवाओं में उड़ जानी चाहिए थी, लेकिन मैं अब भी यहाँ कैसे हूँ। तभी धनुष को अपने आसपास की हवा से एक जानी पहचानी सी खुशबू आती है। जैसे ही वो खुशबू धनुष की नाक से होती हुई उसकी बॉडी में एंट्री करती है, उसके दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ जाती है। धनुष के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। उसका गुस्से में पड़ चुका सख्त लाल चेहरा बिल्कुल कोमल हो जाता है। काफी देर के बाद धनुष का सर ऊपर उठता है और उसे एक दया से भरा बहुत ही कोमल चेहरा दिखाई देता है, जैसे उस औरत के चेहरे से टपकते प्यार ने उसे नहला दिया हो। उसे अपनी माँ दिखाई देती है जो इन सभी दुश्मनों के बीच में धनुष को अपनी छाती से लगाए खड़ी थी, मानो पूरी दुनिया से वो धनुष के लिए अकेली ही लड़ रही हो। जहां वहां मौजूद सब लोग धनुष को चोर मानकर उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, आरती को शायद इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ओ गॉड दिस पेन, मैं तो मर चुका हूं, फिर क्यों मुझे ये पेन रह रह कर टॉर्चर कर रहा है। धनुष जोर जोर से अपना सर हिला रहा था और अब वो उस चेहरे से अपनी आंखें चुराने की कोशिश कर रहा है, जिस चेहरे को उसकी आंखें पिछले कई हजार सालों से ढूंढ रही थी। धनुष उस कमरे में खड़े बाकी लोगों को सरप्राइजिंगली देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अचानक से यहाँ कैसे आ गया। इमॉर्टल वर्ल्ड में धनुष ने उन 10,000 सालों में न जाने कितने अनगिनत तूफानों का सामना किया है, जहां उसे फिजिकली एंड मेंटली दोनों मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। धनुष ने खुद को अपने परिवार के सभी लोगों से बिल्कुल अलग कर लिया था, पर इतने तूफानों के बाद भी वो अपनी माँ से कभी अलग नहीं हो सका था। उसके दिल के आखिरी कोने में बस उसकी माँ ही बसी थी, बाकी उस परिवार का और कोई भी नहीं। धनुष बड़बड़ाते हुए खुद से कह रहा है कि क्या ये जो लोग मेरे सामने खड़े हैं मेरे वही इंटरनल डीमंस तो नहीं है जिनसे मैं इतने सालों से लड़ता आ रहा हूँ। फिर अचानक ही धनुष के अंदर चल रहा वो तूफान, जिसमें कई हजार यादें उसके दिमाग की दीवारों से टकरा रही थी, उन सारी यादों ने जैसे धनुष के दिमाग में एक विस्फोट सा कर दिया हो। उन्हीं कुछ यादों में कुछ ऐसी घटनाएं भी थी जो उसे धुंधली धुंधली ही याद थी। क्या मैं सचमुच धरती पर वापस आ गया हूँ? मेरे उस इमॉर्टल वर्ल्ड में बिताए 10,000 साल धरती पर सिर्फ एक साल के बराबर है। धनुष को काफी देर के बाद कुछ कुछ समझ आना शुरू हो चुका था। एक साल पहले हुए कार एक्सीडेंट के बाद धनुष का शरीर तो ठीक था, पर उस एक्सीडेंट ने धनुष की मेंटल हेल्थ पर गहरी चोट दी है।
उसी एक्सीडेंट की वजह से धनुष की सोचने और समझने की शक्ति पर इतना गहरा इफेक्ट हुआ था कि ना तो जल्दी से वो कोई बात समझकर उस पर अपनी रिएक्शन ही दे पाता है, और न ही जल्दी से उसे कुछ याद हो पाता है। और यही कारण है कि धनुष जिस क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट समझा जाता था, आज उसी क्लास के स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं। वो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे अपने आसपास होने वाली चीजें तो सब समझ आती है, पर बहुत कम मौकों पर ही वो अपनी रिएक्शन दे पाता है। लेकिन धनुष के दिमाग में वो सारी यादें इकट्ठी होती रही है जो पिछले एक साल में उसके साथ हुई है, जिससे उसे ये समझ आया कि पिछले एक साल में अर्थ पर क्या क्या हुआ है। धनुष की आत्मा का एक हिस्सा अमृत्य की दुनिया यानी इमॉर्टल वर्ल्ड में फंस कर रह गई थी, जहां का वो हीरो बन गया था। धनुष उस वर्ल्ड में पिछले 10,000 साल से बिल्कुल राजा की तरह जीता आए है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उस अमृत्य संसार में जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसकी आत्मा वापस उसे इसी धरती पर लाकर फेंक देगी, जहां उसके 10,000 साल सिर्फ एक साल के ही बराबर होंगे। अचानक से धनुष अपने सर को जोर जोर से हिलाने लगता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, परियों की रानी सोमती, महान राजा जोनू, और राक्षस धूमकेतु, जिस दिन मैं दोबारा इस अमृत्य संसार में जन्म लूंगा वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। धनुष गुस्से में है, और गुस्से में अपने होंठों को दांतों से दबाकर उसकी कही ये बात वहां खड़े सभी लोग सुन लेते हैं, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा वो किसके बारे में बात कर रहा है। और धनुष की मां आरती की आंखें तो अपने बेटे का गुस्से में बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर जैसे कांप ही उठी थी। घर के नौकर और मेहमान तो सोच रहे थे कि धनुष को कोई पागलपन का दौरा पड़ गया है। आरती भी अपने बेटे की चीख सुनकर डर जाती है और उसे कस के जकड़ लेती है और पूछती है, धनुष क्या हुआ बेटा? धनुष के डरे हुए चेहरे पर पसीने और उसके कांपते शरीर को देखकर वहां खड़े सभी लोगों को उस पर तरस आ रहा है, क्योंकि उन लोगों ने कहीं न कहीं आरती को ही हमेशा उसकी हालत का जिम्मेदार माना है। आरती ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसका हंसता खेलता बेटा किसी दिन ऐसे पागलों की तरह हरकतें करने लगेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो धनुष की हालत के सबसे ज्यादा जिम्मेदार उसके आसपास के वो लोग भी हैं जो उसके परिवार से बहुत क्लोजली जुड़े हैं। ये लोग अब उसकी मदद तो नहीं कर सकते, मगर उन सब की आंखों में वो गिल्ट और डर साफ साफ देखा जा सकता है। धनुष का चेहरा बुरी तरह डर के कारण कांप रहा है और उसकी मां रोते हुए बार बार अपने आंचल से उसका पसीना पूछने में लगी हुई है। तभी उस शांति से भरे हुए कमरे में एक कर्कश आवाज बहुत तेजी से आई, धनुष ये बकवास करना बंद करो, तुम एक नंबर के ड्रामेबाज हो। और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, परियों की रानी सोमती, महान राजा जोनू, और राक्षस धूमकेतु? हमने तो कभी कोई ऐसा गेम नहीं खेला जिसमें इन नाम से कोई भी प्लेयर्स हो। तुम पैसे चुराने के बाद ये ढोंग कर रहे हो। और ये आवाज थी उसकी कजिन तन्नू की, जो धनुष की हालत को एक ड्रामा समझकर बहुत तेज गुस्से में चिल्लाई थी, नालायक, गधे, अब तुझे ये भी पता है कि पागलपन का बहाना कैसे करे। मुझे तो लगा कि तू सच में ही पागल हो गया है, पर अगर तू ये समझ रहा है कि ये पागलपन का ड्रामा करके तू हमारे 3,000 रुपये गटक जाएगा तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। मैं तुम दोनों माँ बेटे को बहुत अच्छे से बता देती हूँ कि जब तक तुम दोनों वो 3,000 रुपये वापस नहीं कर देते तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। धनुष की मामी मानवी ने उन दोनों माँ बेटे को जैसे चोर मान ही लिया और सावधान भी कर दिया। जैसे ही धनुष चिल्लाया था वो समझ चुका था कि वो अपना आपा खोकर कुछ ज्यादा ही बोल चुका है, जिसकी वजह से सब उसे यहाँ पागल समझ रहे हैं। लेकिन वहां खड़े सभी लोगों में सबसे ज्यादा चिंता धनुष को अपनी मां की थी, जो लगातार रोए ही जा रही थी। उसे इस बात का कोई दुख नहीं था कि बाकी के लोग उसे क्या समझेंगे, लेकिन उसकी मां को उसकी ये हालत देखकर कितना दर्द हो रहा होगा, धनुष के दिमाग में बस अब यही चल रहा था। इसलिए उसने जल्दी से जल्दी खुद को संभाला और रोती हुई अपनी मां के आंसू पोंछने लगा। धनुष अपनी रोती हुई मां आरती से कहता है, मां मेरी चिंता मत करो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। ये सब वहां खड़े सभी लोग देख रहे थे, लेकिन मानवी को ये सब कुछ उन माँ बेटे का मिला जुला ड्रामा लग रहा था, ताकि वो 3,000 रुपये उन्हें वापस न करने पड़े। इसलिए मानवी का चेहरा देखकर ही लग रहा था कि वो कितने गुस्से में है। तभी तन्नू, उसके कजिन ने एक बहुत अजीब और भद्दी सा ताना उन दोनों पर दे मारा। तन्नू कहती है, राक्षस को ही जन्म देता है और देवता को ही जन्म देता है। जैसे पेड़ से गिरा सेब उससे ज्यादा दूर जाकर नहीं गिरता, और चूहे के बच्चे बचपन से ही जमीन में गड्ढा करना सीख ही जाते हैं। धनुष सब समझ रहा था कि तन्नू ने ये ताना उसके और उसकी मां पर मारा है। धनुष अपनी मामी के चेहरे के भाव देख रहा है, जैसे वो अभी जल उठेगी, और फिर तन्नू की ओर देखकर कहता है,
तन्नू, क्या तुम में हिम्मत है ये गेम खेलने की? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस खेल को खेलने में बहुत मजा आने वाला है तो मुझे तुम्हें एंटरटेन करने में बुरा नहीं लगेगा। तन्नू सरप्राइजिंगली धनुष की ओर देख रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर धनुष कौन से खेल की बात कर रहा है। उसके शॉकिंग फेस को देखते हुए धनुष ने आगे कहना शुरू किया। जब उसे आप खो देंगे तभी उसकी हिफाजत करना जानेंगे। जब उसे आप खो देंगे तभी आपके लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है ये जानेंगे। धनुष इमॉर्टल वर्ल्ड में बिताए उन 10,000 साल में सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए तरसा था तो वो थी उसकी माँ। और ये उसकी माँ ही थी जो उसकी कमजोरी बन चुकी थी। और अब क्योंकि उसकी माँ उसके साथ थी तो उसमें एक अलग ही एनर्जी दिखाई पड़ रही थी। दिल ही दिल में धनुष ये कसम खा चुका था कि कुछ भी हो उसे अपनी माँ को परिवार के बाकी लोगों से बचाना है। धनुष तो पहले ही खुद को अपना आपा खोने का दोषी मान चुका था, जिसकी वजह से उसकी माँ इतनी दुखी थी। लेकिन जब उसने अपनी मामी और तन्नू के बदतमीजी भरे ताने और बातें सुनी तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका। और उसकी जगह कोई और भी होता तो अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर कोई भी बेटा चुप नहीं रह पाता। इसलिए धनुष ने जिस गुस्से के उबाल को इतने समय से अंदर दबा रखा था वो अचानक से ही फटकर बाहर आ गया। जब धनुष अपने उस इमॉर्टल वर्ल्ड से वापस अर्थ आया तो बाहर तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन धनुष के शरीर में एक चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है। उसकी समझ पहले की तरह ही बिल्कुल शार्प हो गई थी। यहाँ तक कि बोलने का, चलने का तरीका सब कुछ जैसे काफी बदल सा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे धनुष एक न्यू सोल के साथ रिबॉर्न हुआ हो। धनुष की चेतना पहले से तकरीबन 10 गुना बढ़ चुकी थी। और उसके दिमाग के सोचने समझने की शक्ति तो करीब पहले से 100 गुना बढ़ चुकी थी। उस घर में उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था धनुष के आंख और कान ने वो सब कुछ देखा सुना था। और सब कुछ उसके दिमाग में एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह सेव हो रखा था। इसी वजह से धनुष का अपने शरीर और दिमाग पर कंट्रोल जादुई रूप से एक डरावने स्तर तक बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रस्सी से बंधा हुआ उसके दिमाग को अचानक से किसी ने आज़ाद कर दिया हो। सभी बंधनों से अब वो आज़ाद हो चुका हो और अब उसके सामने सचमुच एक बिल्कुल नया संसार हो। वो 10,000 साल जो धनुष ने उस इमॉर्टल वर्ल्ड यानी अमृत्य संसार में बिताए थे, वहां चाहे वो कोई बड़े अधिकारी का पोता था या फिर एक सुप्रीम वॉरियर, धनुष एक बड़ी पोजीशन पर था और वहां सब उसके आदेशों का पालन करते थे। और अब इस वर्ल्ड में जहां वो खुद अपने मामा के घर में अपनी माँ के साथ उनके एहसानों पर जिंदा था, उन लोगों के लिए उसका ये हावी बिहेवियर को एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था। इसीलिए जब धनुष उस कमरे में चिल्लाया तो वहां खड़े लोगों के लिए ये बहुत सरप्राइज की बात थी। क्योंकि हमेशा चुप रहने वाला लड़का जुबान कैसे खोल सकता है, और वो भी अपने मामा मामी की सामने। कमरे में मौजूद सब लोग कुछ मोमेंट्स के लिए ऐसे शांत हो गए थे जैसे कि वहां कड़ाके की बर्फ पड़ गई हो। उसके मामा मामी तो धनुष का ये रूप देखकर ऐसे बैठे थे जैसे उनके गले में किसी ने फांसी का फंदा बांध दिया हो ताकि उनके गले से एक भी शब्द ना निकल सके। पर अब उस कमरे में पड़ी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। तभी उसके मामा अर्चित गुस्से में उस पर चिल्लाते हैं, धनुष, तुझे किसने परमिशन दी हमारे सामने ऐसे चिल्लाने की? अपने से बड़ों के सामने कैसे बात करते हैं, इस बात की भी तमीज भूल गया तू? क्या यही सब सिखाया है तेरी माँ ने तुझे? एक तो जिस घर में रहते हो उसी में चोरी करते हो और ऊपर से बदतमीजी भी। धनुष का मामा अर्चित उसके ऊपर चिल्ला तो रहा था लेकिन कहीं न कहीं वो भी धनुष का ये रौद्र बदला हुआ रूप देखकर घबरा रहा था। लेकिन जैसे धनुष ने अपने मामा के बेटी तन्नू को गुस्से में जवाब दिया था तो अर्चित ने बोलना जरूरी समझा। लेकिन अर्चित भी ये समझ चुका था कि अब धनुष पहले जैसा मासूम बच्चा नहीं रहा है और ये सचमुच उसके लिए एक बड़े डर की बात है। और हुआ भी वही जिस बात के लिए अर्चित डर रहा था, क्योंकि अब उसका भांजा धनुष शांत रहने वालों में से नहीं था। धनुष ने भी अपने मामा अर्चित की बात का जवाब कुछ उनके ही अंदाज में दिया। मुझसे कौन सी इज्जत की बात करते हो तुम मामा? जरा सोच कर देखो, क्या तुम्हें हक है ऐसी बात करने का? अब अर्चित अपना खुला मुंह लेकर उसकी बात चुपचाप सुन रहा था। और अर्चित ही क्यों, वहां मौजूद बाकी सभी लोग, धनुष की मामी मानवी और उनके बच्चे अन्नू और तन्नू, यहाँ तक कि घर के सभी नौकर चाकर भी धनुष की ओर ही एकटक देख रहे थे। और जैसे सब इंतजार कर रहे हो कि अब आगे धनुष और क्या बोलेगा या इतना कहकर चुप हो जाएगा। लेकिन धनुष तो जैसे आज चुप होने की सोच ही नहीं रहा था। और वो बच्चा चुप होता भी कैसे जिसकी माँ को सबके सामने उसके अपने मामा ने ही बेइज्जत किया हो। धनुष कहता है, इतने लाखों रुपए होने के बाद भी तुमने नाना नानी को गांव में अकेले छोड़ दिया और कभी उनकी देखभाल के बारे में सोचा भी नहीं।
क्या तुमने कभी सोचा नाना नानी और छोटे मामा गांव में कैसे रहते होंगे? और यही नहीं, सबसे ज्यादा पैसे होने के बाद भी नाना नानी की दवाइयों का खर्चा उनके सभी बच्चों में बराबर बांटा जाता है, चाहे किसी के पास पैसे हो या ना हो। जब तुम जानते हो कि तुम्हारे बाकी भाई बहन तुम्हारे जितने पैसे वाले नहीं है, तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी शर्म नहीं कि अपने माँ बाप का कम से कम दवाइयों का खर्चा तुम उठ सको? और तुम बात करते हो कि अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी की इज्जत के लायक हो? धनुष यही नहीं रुकता। वो आगे कहता है, जब भी परिवार में कोई बड़ा फंक्शन होता है तो परिवार के सभी लोग मिलकर सारा खर्चा उठाते हैं। लेकिन मुझे और मेरी माँ को डिनर टेबल पर भी बैठने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं और हमारा वहाँ कोई हक ही नहीं है। अपनी खुद की बहन के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किस मुंह से बड़ों की इज्जत की बात करते हो मामा? अर्चित गुस्सा अंदर पीसता हुआ धनुष को चुपचाप सुन रहा था। अर्चित के हाथ में वाइन के कांच के गिलास पर उसकी उंगलियां कसती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल अर्चित धनुष को वो गिलास फेंक कर मारने ही वाला है। अर्चित ने अपने व्यापार के पिछले 20 सालों में कई उतार चढ़ाव देखे थे, इसीलिए उसका सोसाइटी में एक रुतबा था। बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के सरकारी अधिकारी, व्यापारी उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए अर्चित के व्यवहार में ही एक धौंस जमाने वाली आदत आ चुकी थी। उसने सोचा अगर वो धनुष को जोर से डांट देगा तो धनुष डर के मारे सहम जाएगा। लेकिन ये तो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने तेज आवाज में गुस्से से डांटने के बाद भी धनुष उसके सामने इस तरह से हिम्मत करके बात करेगा। धनुष ने जो बात अर्चित को बोली थी, ऐसी बेइज्जती अर्चित की आज तक नहीं हुई। वो वन्हा उस कमरे में बैठा हुआ इतनी शर्म महसूस कर रहा था कि किसी से आंखें तक नहीं मिला पा रहा था। अर्चित का चेहरा पूरा लाल हो चुका था। उसकी दोनों मुट्ठियां कसकर भिंची हुई थी और पैरों में हो रही कंपन वन्हा खड़े बाकी लोग देख सकते थे। जिस आदमी के सामने पूरे घर में कोई चूं की आवाज भी नहीं करता था, आज उसे अपने ही भांजे ने दिन में तारे दिखा दिए थे। तभी अर्चित ने हाथ में पकड़ा हुआ कांच का ग्लास जमीन पर देकर मारा और फिर गुस्से में खोलते हैं दांत पीसते हुए बोला, नीच, तुझे जन्म देने वालों ने तुझे जिंदगी तो दी है पर तमीज सिखाना भूल गए हैं। और जो आज तक तेरी माँ नहीं कर पाई वो अब मुझे करना पड़ेगा। अर्चित के पास धनुष की किसी भी बात का कोई जवाब तो नहीं था, इसलिए बेइज्जती से भरा हुआ अर्चित बहुत गुस्से में धनुष को मारने के लिए दौड़ पड़ा और धनुष के बहुत करीब जाकर अर्चित ने अपना हाथ उसे मारने के लिए उठाया। आरती ने अर्चित का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। वो अर्चित का गुस्से में जल रहा लाल चेहरा देखकर कांपने लगी थी। उसे लगा अर्चित किसी भी वक्त धनुष को बहुत बुरी तरह से मारेगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए आरती अर्चित को वहीं रुकने का इशारा कर रही थी। एक बेबस माँ अपने बेटे और भाई के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो थप्पड़ धनुष को लगेगा और जान आरती की निकल जाएगी। जबकि दूसरी ओर वहीं बैठे मानवी और उसके बच्चे अनु और तन्नू के चेहरे पर एक बड़ी ही सिनिकल मुस्कान थी, जैसे जिस पल का उन्हें इंतजार था वो आ गया हो। लेकिन धनुष के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अर्चित के गुस्से का उस पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा। अर्चित का हाथ अब उससे कुछ ही दूरी पर रह गया था। धनुष के चेहरे पर एक ठंडी सी बेहद मंद मुस्कान थी। धनुष को झटके के साथ अपने इमॉर्टल वर्ल्ड के स्किल्स याद आए, जहां उसका सामना करने वाला नेस्तो नाबूद हो जाता था। लेकिन अगले ही पल में धनुष का चेहरा किसी मौत के दैत्य की तरह सफेद हो गया था, क्योंकि धनुष इमॉर्टल वर्ल्ड में बेशक एक बहुत बड़ा वॉरियर हो, पर वो शायद भूल रहा था कि इस वर्ल्ड में वो सिर्फ एक स्कूल जाने वाला हाई स्कूल का स्टूडेंट है और इस वर्ल्ड में उसके शरीर में कोई जादुई ताकत नहीं थी। और तो और यहाँ तो उसके शरीर में एक साधारण आदमी जितनी भी शक्ति नहीं थी। फिजिकली तो धनुष पहले से ही काफी कमजोर था। अर्चित तो पहले से ही अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पा रहा था। उसका हाथ मुश्किल से धनुष के गाल से बस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था। बावजूद इसके धनुष, जिसे ये पता था कि अर्चित का थप्पड़ बहुत जल्द उसके गाल पर बस पड़ने ही वाला है, वो एक मस्त मुस्कान लिए उसके सामने खड़ा था, क्योंकि धनुष खुद को एक वॉरियर समझ रहा था। जन्हा अर्चित जैसे साधारण से आदमी की उसके सामने कोई औकात ही नहीं है, और फिर भी इस साधारण आदमी ने उस पर हमला करने की जुर्रत की है। तभी अचानक से धनुष अपनी पूरी ताकत लगाकर गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाता है, अर्चित, तेरी इतनी हिम्मत! धनुष की आंखें गुस्से में इतनी बड़ी हो गई थी जैसे अभी फट कर बाहर आ जाएंगी, और वहां मौजूद बाकी सब लोग तो जैसे बुत बन चुके थे। उनके सामने तो ये सारा नजारा किसी सपने से कम नहीं था। आरती भी बेचारी बेबस सी कभी अपने भाई तो कभी अपने बेटे को देख रही थी। उसे तो बस यही डर था कि धनुष को कहीं कोई दिमागी दौरा ना पड़ जाए।
गायब हुए 3,000 रुपए का इल्जाम तो वो पहले ही अपने सर ले चुकी थी, लेकिन आज जो हो रहा है उसे रोकने की आरती की सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही थी। अर्चित भी धनुष की वो ललकार सुनकर जैसे थोड़ा घबरा सा गया था, तब वो रुककर बोला, क्या क्या मुझे तुझे डांटने का भी हक नहीं है? तेरा मामा होने के नाते मुझे पूरा हक है तेरे ऊपर चिल्लाने का और गुस्से में तुझे सजा देने का भी, अगर तू कोई गलती करता है तो। अर्चित अब पहले से ज्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि वहां खड़े घर के नौकरों और उसकी खुद के बीवी बच्चों के सामने धनुष ने उससे बदतमीजी की थी। अर्चित अपने बढ़े हुए हाथ को वापस नहीं लाया, बल्कि उसने पूरे गुस्से से धनुष को मारने के लिए अपना हाथ आखिरकार घुमा ही दिया। लेकिन धनुष तो जैसे पहले से ही तैयार था। वो खुद को अर्चित के हाथ से बचाकर एक तरफ हो चुका था। लेकिन ये क्या? धनुष ने तो बड़ी फुर्ती से खुद को अर्चित के थप्पड़ से बचा लिया था। फिर ये चटाक की आवाज कन्हा से आई। आवाज सुनते ही धनुष का दिल जैसे एक पल के लिए थमसा गया हो, क्योंकि जो चीख उसने उस थप्पड़ की आवाज के साथ सुनी थी, वो आवाज उसके दिल के सबसे करीब थी। धनुष ने एक पल में ही मुड़कर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। दरअसल जिस थप्पड़ से उसने खुद को बचाया था, वो हाथ उसके मां के चेहरे से टकरा चुका था। और तभी धनुष को एहसास हुआ कि वो तो अपनी मां से चिपका हुआ खड़ा था, और जिस फुर्ती से झुककर उसने खुद को बचाया था, तब तो स्वाभाविक था कि अर्चित का वो हाथ उसकी मां आरती के चेहरे पर जाकर रुकना था। पश्चाताप, दर्द, क्रोध, आत्मदोष जैसी कई फीलिंग्स ने अचानक से धनुष को घेर लिया था। धनुष का दिल दर्द से तड़प रहा था, क्योंकि अगर वो अपनी जगह से ना हटता तो निश्चित रूप से थप्पड़ उसी को पड़ता और उसकी मां बच जाती। पर उसकी तेज तर्रारी की सजा आरती को मिल चुकी थी। धनुष के दिमाग में बिजली की तरह वो सीन दौड़ रहा था, और वो खुद से ही कह रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता। जहाँ से मामा ने अपना हाथ घुमाया है, वहां से उनका हाथ मेरी मां तक पहुंच ही नहीं सकता। हो न हो मेरे मुंह पर तमाचा मारने पर असफल होने पर मामा ने जानबूझकर अपने अपमान से फ्रस्ट्रेटेड होकर मेरी मां को थप्पड़ मारा है। उसके बाद तो धनुष के पूरे शरीर में जैसे गुस्से की लहर सी दौड़ गई थी। वो अर्चित को ऐसे घूर रहा था जैसे आंखों से ही आग उगलकर अर्चित को वहीं जिंदा जला देगा। तभी उसका ध्यान अर्चित के चेहरे पर आई उस कुटिल मुस्कान पर गया, क्योंकि अभी थप्पड़ मारने के बाद अर्चित थोड़ा आगे झुका हुआ था और धनुष थप्पड़ से बचने के बाद थोड़ा नीचे झुका था। अर्चित की वो मुस्कान धनुष के दिल पर छुरी का काम कर रही थी। उसका दिल कर रहा था कि अपने शरीर की सारी हिम्मत जुटाए और अर्चित से भिड़ जाए। पर कहा दुबला पतला छोटा सा बच्चा धनुष, और कहा उसके तकरीबन 6 फीट लंबे तक दे मामा, कैसे लड़ पाएगा? धनुष अंदर ही अंदर अपने पूरे गुस्से को पी गया, और फिर उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। पर इसका ये मतलब नहीं था कि धनुष इस बात को भूल जाएगा कि उसके मामा अर्चित ने उसकी मां आरती के मुंह पर तमाचा मारा था। और वो ही क्या, दुनिया की कोई भी औलाद अपने सामने अपने माँ बाप की ऐसी बेइज्जती को कभी नहीं भूल सकती। और यहाँ तो एक बेटे ने अपनी माँ को थप्पड़ खाते हुए देखा है, और वो भी अपनी वजह से। इस घटना ने धनुष को अपने मामा अर्चित और उसके पूरे परिवार का पूरी जिंदगी के लिए दुश्मन बना दिया था। धनुष का दुखी दिल खुद से ही कह रहा है, न तो मेरे पास कोई भगवान का दिया आशीर्वाद है, न ही मेरे पास कोई ऐसी मंत्रों की जादुई शक्ति है। फिर मैं कैसे इस भयंकर परिस्थिति का सामना कर पाऊंगा? धनुष अपने सामने खड़े वाइल्ड जायंट जैसे अर्चित को देखकर ये बातें सोच रहा था, पर उसकी आंखों में अर्चित के लिए भयंकर नफरत भरी हुई थी। धनुष सोच रहा है, अब बहुत हुआ। उसकी गुस्से में लाल आंखें चमक रही थी। धनुष ने जो 10,000 साल उस अमृत्य संसार में बिताए थे, वहां उसने बहुत सी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की थी, और वो इन कलाओं में परफेक्ट था। धनुष ने हजारों ऐसी मार्शल आर्ट की कला सीख रखी थी। धनुष को धुंधली सी हाथों की कलाओं की एक फॉर्म याद आ रही थी, जिसका नाम था आग की शक्ति, जिसका उपयोग इस तरह की सिचुएशन में किया जा सकता था। आग की शक्ति एक ऐसी कला थी जिसका यूज इमॉर्टल वर्ल्ड में अक्सर ही एनर्जी फॉर्मेशन के लिए किया जाता था। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसी ही थी। इसके लिए कोई बहुत बड़ी साधना की जरूरत भी नहीं थी, और इसका उपयोग साधारण व्यक्ति भी कर सकता था। लेकिन ये कला इंसान के शरीर से कुछ एनर्जी जरूर लेती थी, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को कोई खास नुकसान नहीं होता था। हाँ, लेकिन आग की शक्ति प्रक्रिया की भी अपनी कुछ सीमाएं थी। ये बेशक यूजर के शरीर में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा भर देती थी, पर वो सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए ही होती थी।
धनुष को पता था कि वो अर्चित के सामने काफी कमजोर था, पर अगर वो अपने शरीर की सारी शक्तियों को इकट्ठा करे और अर्चित के ऊपर कोई नाजुक मौका देखकर हमला बोल दे तो शायद अर्चित उसे संभाल न सके। धनुष को अपने ऊपर एक भरोसा था कि इस तरह वो अपने मामा अर्चित से अपनी मां की बेइज्जती का बदला लेने में कामयाब हो सकता है। धनुष बहुत तेजी से सांस लेकर अपने अंदर एक ऊर्जा पैदा करता है और फिर एक तेज और कठोर आवाज में अपने मामा अर्चित से कहता है, मामा, तुम्हें किसने हक दिया मेरी मां पर हाथ उठाने का? मैं तुमसे मेरी मां की इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। धनुष को साफ दिखाई दे रहा था कि उसका मामा अर्चित को कोई भी दुख नहीं है उसकी मां पर हाथ उठाने का। और उसकी मां आरती तो बेचारी अभी तक ये समझ ही नहीं पा रही कि उसी के भाई ने आज उस पर हाथ कैसे उठा दिया। धनुष बहुत जोर से अर्चित के ऊपर चिल्लाया और उसकी और गुस्से में आगे बढ़ने लगा। धनुष जैसे बांस की लकड़ी तो अर्चित में से तकरीबन 1 दर्जन बन जाएंगे। वो अर्चित की ओर आंख दिखाता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तभी अर्चित उसे कहता है, अरे बेवकूफ, गधे, तुझे लगता है मैं तुझसे डर जाऊंगा? अर्चित उसे अपनी ओर आता देखकर जोर से चिल्लाकर कहता है। उसे देखकर अर्चित सडनली मुस्कुरा उठा था। एक कठोर आवाज में अर्चित आगे कहता है, मैं तुझे अपने से बड़ों की इज्जत करना सिखाना चाह रहा था, पर तूने ही खुद को एक तरफ झुका लिया और मेरा हाथ गलती से तेरी मां को लग गया। अगर तू इस बात के लिए किसी को दोषी ही ठहराना चाहता है तो खुद को दोषी ठहरा। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अर्चित ये कहकर चुप हो जाता है, पर उसके पीछे बैठी उसकी बीवी मानवी की तो जैसे बरसों की तमन्ना पूरी हो गई हो, वो मंद ही मंद अब भी मुस्कुरा रही थी। अर्चित चिल्लाते हुए जोश में अपना हाथ धनुष को उठाकर फेंकने के लिए उठाता है, पर तभी एक अजीब सी आवाज आती है, खटाक, और ये आवाज थी अर्चित के शोल्डर पर धनुष का हाथ टकराने की। अर्चित का शोल्डर डिस्लोकेट हो गया था। इससे पहले कि अर्चित दर्द में और चिल्ला पाता, धनुष ने जैसे उसके पेट का हिटबैग बना दिया हो। ऐसा लग रहा था कि अर्चित ने जो भी सुबह से खाया पिया है वो सब कुछ ही देर में उसके मुंह से बाहर निकल जाएगा। अर्चित दर्द से कराह रहा था, लेकिन धनुष तो जैसे पागल हो गया था। वो उसके पेट पर अपने दोनों हाथों से वार किए जा रहा था। अर्चित उससे अपने आप को बचा ही नहीं पा रहा था। अर्चित को इतना दर्द महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ ही देर में वो मर जाएगा। इतने भयंकर दर्द में अर्चित का सर डगमगा रहा था, उसके पैर जमीन से उखड़ने लगे थे। उसके हाथ इधर उधर हवा में कुछ ढूंढ रहे थे ताकि वो कुछ भारी चीज उठा सके और खुद को धनुष से बचा सके। अर्चित जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, बचाओ, ये खूनी है, ये मुझे मार डालेगा। मानवी भी अपने पति का खून फर्श पर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, सिर्फ 3000 रुपए के लिए ये लड़का खून तक कर सकता है। वहां जो कुछ हो रहा था वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अन्नू और तन्नू तो इतने डर गए थे कि ना तो उनके मुंह से कोई आवाज निकल रही थी और न ही वो दोनों अपनी जगह से 1 इंच भी हिल डुल रहे थे। बस आंखें और मुंह फाड़कर वो सब कुछ देख रहे थे। आरती भी भौचक्की सी वो सब कुछ देख रही थी। अर्चित बेहोश होने लगा था। बेहोश होते होते वो वहां मौजूद सभी लोगों की चीखें सुन रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वहां मौजूद लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी बात पर हुआ विवाद इतना भयंकर रूप ले सकता है। घर में मौजूद लोग डरे सहमे से खून से सने हुए अर्चित और धनुष को देख रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटी सी बात का इतना डरावना अंजाम होगा। सब लोग डर से चिल्लाने लगे थे। अर्चित की बीवी मानवी और उसके बच्चे अन्नू और तन्नू दोनों बहुत तेज रो रहे थे। बाकी के लोग भी इधर उधर भाग रहे थे। कोई पुलिस तो कोई डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रहा था। लोगों ने धनुष और अर्चित दोनों को उठाकर अलग अलग जगह पर लिटा दिया था। वहां फर्श पर बहुत खून फैल गया था। अर्चित तो दर्द में चिल्लाकर बेहोश हो चुका था और धनुष जैसे किसी बहुत बड़ी जंग से घायल होकर लौटा हो। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों में कौन गलत था। अभी तक उन चुराए हुए 3000 रुपये का भी पता नहीं लगा था कि चोरी किसने की, इसलिए धनुष को भी जिम्मेदार ठहराना गलत था। और अर्चित जिसने धनुष की मां पर हाथ उठाया था, तो क्या एक बेटा ये बर्दाश्त कर सकता है जिसके सामने उसकी मां को किसी ने थप्पड़ मार दिया हो? वो अगर लड़ता नहीं तो क्या करता? आखिर कोई ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी मां के ऊपर कोई हाथ उठाए। कुछ ही देर में वहां मची उथल पुथल के बीच पुलिस की एंट्री हो जाती है। कुछ फालतू लोग तो पुलिस को देखते ही चुपचाप से वहां से खिसक जाते हैं। पुलिस के आते ही एक अजीब सी घटना हुई। अर्चित जो काफी देर से बेहोश पड़ा था, अचानक से उसके शरीर में न जाने कहां से थोड़ी सी जान आ गई और वो तेज तेज कराहने लगा।
अर्चित ने जैसे ही धनुष को देखा उसकी आंखों में वो सारा सीन फिर से चलने लगा जब धनुष उससे लड़ रहा था। चारों ओर कमरे में बहुत सारे पुलिस वाले आ चुके थे। अर्चित ने अपने आप को संभाला और एक नज़र धनुष पर डाली, जिसे देखते ही अर्चित की आंखों में फिर से गुस्सा भर गया और वो चिल्लाकर पुलिस वालों से बोला, ऑफिसर, इस लड़के ने मेरे 3000 रुपये चुराए हैं। मैं आपको इस लड़के को गिरफ्तार करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। ये चोर है। आरती बेचारी रोते हुए हाथ जोड़कर खड़ी थी, जैसे उसके मुंह में शब्द ही खत्म हो चुके थे। तभी लेडी पुलिस ऑफिसर क्रांति कहती है, यहाँ हमें एक खून होने की रिपोर्ट मिली है। क्या मैं जान सकती हूँ वो रिपोर्ट किसने की है? उस पूरे हॉल में एक शार्प, कॉन्फिडेंस भरी आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और वैसे भी इतनी देर से लोग वहां लड़ाई झगड़े की बातें ही सुन रहे थे। क्रांति सिंह की बॉडी लैंग्वेज से ही वो बड़ी तेज तर्रार, दो टूक बात करने वाले पुलिस ऑफिसर लग रही थी। पुलिस ऑफिसर क्रांति सिंह ने अर्चित की बातों को नजरअंदाज कर दिया था और अब वो उस पूरे हाल में चारों ओर देखकर वहां हुई घटना का मुआयना कर रही थी, और तभी उन्होंने मर्डर रिपोर्ट होने की बात पूछी थी। मानवी ने सर झुकाकर खुद से हुई गलती की माफी मांगी और पुलिस ऑफिसर क्रांति सिंह से बेहद दबी हुई आवाज में कहा, मैडम जी, मर्डर की रिपोर्ट मैंने की थी। मैं बहुत डर गई थी। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने पहली बार ऐसा खून खराबा देखा था। मुझे मेरे पति की हालत देखकर डर लग रहा था। वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे और उनका बहुत ज्यादा खून भी बह चुका था। मुझे लगा आज मैं अपने पति को खो दूंगी। कहते कहते वो रोने लगती है। मानवी की बात सुनकर क्रांति के चेहरे के भाव थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति को इस हालत में देखेगी तो उसका डर जाना स्वाभाविक था। इसलिए क्रांति सिंह ने मर्डर की झूठी रिपोर्ट पर भी मानवी को कुछ नहीं कहा। पुलिस ऑफिसर ने धनुष और अर्चित दोनों के हालात का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। तभी अर्चित ने दोबारा, लेकिन इस बार पहले से तेज आवाज में अपनी बात कही, ऑफिसर, इस लड़के को गिरफ्तार कर लीजिए। इसने हमारे घर से 3000 रुपये चुराए हैं। और जब मैंने इसकी इस हरकत पर इसे डांटा तो इसने मुझ पर हमला कर दिया और मेरा हाथ तोड़ दिया। अर्चित अपनी बेइज्जती का धनुष से बहुत बुरा बदला लेना चाहता था। वो उस सीन को भूल ही नहीं पा रहा था जब धनुष ने उसका हाथ तोड़ दिया था। और ये बात अर्चित को अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि धनुष पहले की तरह अब कोई मासूम बच्चा नहीं है जिसे वो कभी भी डांट पिट सकता था। लेकिन पुलिस ऑफिसर क्रांति सिंह अर्चित की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो तो बस अपने पुलिसिया अंदाज में उन दोनों को लगी चोटों का मुआयना कर रही थी, और इसी बीच उन्होंने अपने साथ आए हवालदारों को उस एरिया को सील करने का ऑर्डर दे दिया था, ताकि कोई भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ न कर सके। अर्चित, जो एक रसूख वाला आदमी है, उसे लगा कि शायद लेडी पुलिस ऑफिसर क्रांति सिंह उसे पहचान नहीं पा रही है। तब उसने क्रांति सिंह को अपनी पहचान बताने के लिए कहा, ऑफिसर, आप शायद मुझे जानती नहीं है। आपके कमिश्नर मिस्टर पाटिल मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और इंस्पेक्टर शर्मा तो मेरे बिल्कुल भाई जैसे हैं। आप चाहे तो मेरे बारे में अभी उनसे फ़ोन करके पूछ सकती है। मेरा काफ़ी लेना देना रहता है उनसे। आपको तो पता ही होगा कि आपके इस नए पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में हमने भी काफ़ी दान दिया है। बाकी आप तो मुझे काफ़ी समझदार नज़र आती है। अर्चित उस लेडी ऑफिसर से ऐसे बात कर रहा था कि दबाव में आकर उसे अर्चित की बात माननी ही पड़े। अर्चित के चेहरे की वो घटिया सी रुआबदार मुस्कान बता रही थी कि वो लेडी पुलिस ऑफिसर क्रांति सिंह को उसके सीनियर अधिकारियों का डर दिखाकर सारे इन्वेस्टिगेशन को अपने तरीके से चलाना चाहता है। उसका बस चले तो अपने खुद के भांजे धनुष को बाकी की सारी जिंदगी जेल के अंदर सड़ने के लिए छोड़ दे। वहां थोड़ी दूर पर हाथ जोड़कर उसकी अपनी बड़ी बहन आरती खड़ी है, जिसके मुंह पर अर्चित ने अभी कुछ देर पहले एक जोर का तमाचा जड़ा था। जिस इंसान को अपनी बहन की भी इज्जत की परवाह न हो, उससे कैसी भी उम्मीद लगाना बेवकूफ़ी है। लेकिन पुलिस ऑफिसर क्रांति सिंह कुछ अलग ही मिजाज की ऑफिसर है। जैसा अर्चित ने सोचा था वैसी तो बिल्कुल भी नहीं। क्रांति सिंह अर्चित की बात सुनकर कुछ पल के लिए उसे घूर कर देखती है, फिर बड़े नाजुक और ताने भरे अंदाज से उससे कहती है, अच्छा, तो आपने उस बिल्डिंग के लिए डोनेशन इसलिए दिया था कि आप जिसे कहें मैं उसे गिरफ्तार कर लूं। क्रांति सिंह तो पहले ही उसके धोंस भरे व्यवहार को समझ चुकी थी और उससे चिढ़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने अर्चित की बात का इस अंदाज से उत्तर दिया कि वो समझ जाए कि क्रांति सिंह उसके रसूख से डरने वाली ऑफिसर बिल्कुल नहीं है। और ये तो स्वाभाविक था कि अर्चित ने एक लेडी ऑफिसर से ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी, जबकि उसने पुलिस के उससे भी बड़े अधिकारी से अपने करीबी रिश्ते के बारे में क्रांति सिंह को अवेयर कराया हो। क्रांति सिंह का जवाब सुनकर तो अर्चित जैसे बगले झांकने लगा।
एक ही दिन में उसकी इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई थी। पहले तो भांजे ने उसका हाथ तोड़ दिया और अब जिस पुलिस अधिकारी को वो कुछ समझ ही नहीं रहा था उसने भी बाकी सभी लोगों के सामने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अर्चित की बात को कोई इंपॉर्टेंस ना देते हुए क्रांति सिंह ने अर्चित और धनुष दोनों की चोटों का अच्छे से इंस्पेक्शन कर लिया था और उसके साथ आए बाकी के हवलदार घर की बाकी चीजों का मुआयना कर ही रहे थे। क्रांति सिंह ये पता लगा चुकी थी कि इतनी देर से अर्चित बार बार अपने जिस हाथ के टूटने की बात कर रहा था वो सब तो एक बहाना था। उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी थी, बस उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। वही दूसरी और धनुष को लगी चोटें अर्चित से बहुत ज्यादा गंभीर थी। धनुष के पेट और कमर के पीछे वाले हिस्से पर बहुत ज्यादा चोट आई थी और यहाँ तक कि धनुष तो अब भी अधमरा ही पड़ा हुआ था। क्रांति सिंह को सबसे ज्यादा परेशानी फर्श पर इतना सारा खून देखकर हो रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि बेशक धनुष को बहुत ज्यादा चोट आई हुई हो लेकिन वो इतनी गंभीर नहीं है, जबकि वहां मौजूद बाकी के लोग कह रहे थे कि धनुष ने ही वहां पर खून की उल्टी की थी। बाकी की कहानी आरती की आंखें बयां कर रही थी। क्रांति ने धनुष का पीला पड़ा हुआ चेहरा देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई। फिर परेशान होकर क्रांति ने धनुष से पूछ ही लिया, बेटा तुम्हें कहीं कोई परेशानी महसूस हो रही है क्या? धनुष बहुत धीमे से बिल्कुल दबी हुई आवाज में उसे जवाब देता है, मैडम जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता वरना मेरी माँ बहुत परेशान हो जाएगी। उसका जवाब सुनकर क्रांति को बहुत अजीब लगा और वो कुछ देर तक धनुष के उस मासूम से चेहरे को देखती रही। फिर उसकी नज़र धनुष की माँ आरती पर गई जो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, इसीलिए क्रांति सिंह चुप हो गई। तभी क्रांति सिंह की कंसंट्रेशन को भंग करती हुई उसके एक जूनियर इंस्पेक्टर की आवाज़ क्रांति के कानों में पड़ी, मैडम जी ये केस हमें इंस्पेक्टर शर्मा को ट्रांसफर कर देना चाहिए क्योंकि यह कोई मर्डर नहीं हुआ है। ये तो मामूली सा एक घरेलू झगड़े का मामला है। जैसा कि अक्सर होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अपने सर पर ज्यादा बोझ लेकर घर नहीं जाना चाहता, और फिर ये साबित हो ही चुका है कि यह कोई खून ही नहीं हुआ। तो क्रांति सिंह का जूनियर इंस्पेक्टर श्रीवास्तव जो केवल मर्डर का केस ही हैंडल करते हैं वो इस केस को क्यों अपने हाथ में लेकर अपने काम का बोझ बढ़ाएं। लेकिन क्रांति सिंह ऐसी सरकारी अधिकारी नहीं थी जो काम से हाथ छुड़ाकर वापस लौट जाए, इसलिए वो अपने जूनियर श्रीवास्तव को एक सीनियर ऑफिसर की तरह ही जवाब देती है। श्रीवास्तव अभी कुछ ही दिनों पहले कमिश्नर साहब ने क्या कहा था वो शायद तुम भूल गए हो, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। उन्होंने कहा था कि हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, अन्यथा इसमें हमारी यूनिट की ही नहीं पूरी पुलिस फोर्स की बदनामी है। और वैसे भी जब हम यहाँ आ ही चुके हैं, दूसरी यूनिट को बुलाकर उन लोगों का समय क्यों बर्बाद करना। जो भी रिपोर्ट होगी हम उन्हें वहां जाकर भी तो हैंड ओवर कर सकते हैं। क्रांति सिंह ये बोलकर अपने आप को बड़ा ही सहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसके साथ आए बाकी के पुलिस वालों को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जैसा कि वो क्रांति सिंह को जानते थे कि वो कभी भी दूसरी यूनिट के केस में नहीं उलझती थी और ये तो क्रांति सिंह की यूनिट का केस था ही नहीं, फिर वो इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही थी। पर अपनी सीनियर से वहां मौजूद पुलिस वाले सवाल जवाब करने की जुर्रत नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगा कि शायद क्रांति सिंह को अर्चित की बात का बहुत बुरा लगा है और इसीलिए वो ये केस खुद ही हैंडल करना चाहती है। श्रीवास्तव को अच्छी तरह मालूम था कि उसकी ऑफिसर क्रांति सिंह शर्मा जी के काम करने के तरीके से बहुत नफरत करती थी, और जब अर्चित ने उनसे कहा कि वो कमिश्नर पाटिल और इंस्पेक्टर शर्मा को बहुत अच्छे से जानता है तो शायद यही बात क्रांति को बहुत बुरी लगी है। तो न चाहते हुए भी अर्चित ने अपना रुबाब दिखाने के चक्कर में अपनी कब्र खोद ली है। क्रांति सिंह ने अपनी यूनिट के बाकी लोगों को आंखों ही आंखों में एक इशारा किया और वो सभी अर्चित के घर की तलाशी लेने लग गए। जब अन्नू और तन्नू ने पुलिस वालों को घर की तलाशी लेते हुए देखा तो जैसे उनके पैरों से जमीन ही निकल गई हो। उन दोनों के उड़े हुए चेहरे के रंग से साफ पता लग रहा था कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अन्नू और तन्नू दोनों के पैर कांप रहे थे। उनकी मां मानवी तो अर्चित को संभालने में लगी हुई थी। अन्नू और तन्नू भगवान से दुआ मांग रहे थे कि किसी तरह पुलिस उन 3000 रुपए की बात भूल जाए जिन्हें चुराने का इल्जाम उन दोनों ने मिलकर अपने कजिन भाई धनुष पर लगा दिया था। लेकिन अन्नू और तन्नू इतना डर रहे थे कि उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो पुलिस वालों से कुछ भी कह सके। अर्चित को लगा कि उसके दोनों बच्चों का चेहरा इसलिए उतरा हुआ है क्योंकि उसे चोट लग गई है, इसलिए वो उन दोनों की ओर देखकर कहता है, अन्नू तन्नू तुम दोनों दुखी मत हो, मेरा सिर्फ शोल्डर डिसलोकेट हुआ है और इसमें घबराने की बात नहीं है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा।
अपने पिता की बात सुनकर अन्नू और तन्नू दोनों बहुत जोर से रोने लगे। लेकिन वो दोनों कुछ कह भी तो नहीं सकते। अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो वहां मौजूद पुलिस वाले सब सुन लेंगे। इसलिए दोनों बस रो रहे थे और उनकी ये हालत देखकर अर्चित सोच रहा था कि मेरे दोनों बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो दोनों मेरी हालत देखकर रो रहे हैं। अर्चित की फैमिली का मेलोड्रामा चल ही रहा था कि तभी घर के अंदर से एक हवलदार एक कपड़े में बंधे हुए कुछ पैसे लेकर वहां आ जाता है और पुलिस ऑफिसर क्रांति के पास जाकर कहता है, मैडम जी अंदर अलमारी की ऊपर से मुझे ये रुमाल बंधा जिसमें कुछ पैसे ऐसे रखे हुए थे कि ये किसी के हाथ न लग जाए। उन पैसों को देखकर वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे से कुछ कानाफूसी करने लगे। अर्चित और मानवी तो दोनों उस रुमाल को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। अन्नू और तन्नू ने अपनी रोने की आवाज थोड़ा तेज कर दी थी। धनुष और उसकी मां आरती भी एकटक बिना पलक झपकाए उस रुमाल के अंदर जो पैसे दिखाई दे रहे थे उन्हें ही देख रहे थे। बस अब कुछ ही देर में ये पता चलने वाला था कि ये पैसे किसने वहां छुपाए थे। अर्चित के होंठों की हंसी साफ साफ बता रही थी कि अब धनुष का जेल जाना तय है। चोरी हुए 3000 रुपए मिल चुके थे। पुलिस को वो पैसे बेडरूम के अंदर एक अलमारी के ऊपर छुपाए हुए मिले थे। पुलिस ने ये नोटिस किया कि जिस अलमारी के ऊपर वो पैसे छुपाए गए थे उसके ऊपर काफी धूल जमी हुई थी, जैसे कई महीनों से वहां सफाई न की गई हो। और इसी वजह से जिसने भी वहां वो पैसे छुपाए थे उसके हाथ के निशान अलमारी के ऊपर बनी मिट्टी की लेयर पर बने हुए थे। पुलिस के लिए इतना बड़ा सबूत काफी था। वो 3000 रुपए चुराने वाले चोर को पकड़ने के लिए जिसका इल्जाम धनुष के ऊपर लगा था। अब बस कुछ ही देर में पता चलने ही वाला था कि जिस वजह से घर में एक ही परिवार के लोगों के बीच इतनी देर से जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था उसका असली कल्प्रिट कौन है। हॉल में मौजूद सभी लोगों की आंखें उन 3000 रुपए को देखकर चौंक गई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि पुलिस इतनी जल्दी वो पैसे ढूंढकर सारा खेल खत्म कर देगी। और सबसे ज्यादा सुकून देखने को मिला था आरती की आंखों में, जो अंदर ही अंदर तड़प रही थी अपने बेटे की ये हालत देखकर। क्रांति सिंह उस धूल पर बने हाथों के निशान को बड़े बारीकी से देखती है और फिर अर्चित, मानवी उनके दोनों बच्चे अन्नू और तन्नू के हाथों को ध्यान से देखती है। क्रांति सिंह, धनुष और उसकी मां आरती के हाथों का भी इंस्पेक्शन करती है। फिर वो कुछ देर के लिए चुप होकर एक साइड में बैठ जाती है और ध्यान से कुछ सोचने लगती है। अर्चित तभी जोर से बोलता है, मैडम आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे अच्छी तरह मालूम है ये चोरी इस नालायक ने ही की है। अर्चित धनुष की ओर इशारा करके कहता है, लेकिन शायद क्रांति सिंह को अपना मेहमान मिल चुका था। वो उठती है और अन्नू के पास जाकर उसे फिर से अपना हाथ आगे करने के लिए कहती है। अर्चित और मानवी दोनों भौंचक्के से होकर खड़े हो जाते हैं और अन्नू की ओर देख रहे हैं। क्रांति सिंह अन्नू से कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो अन्नू तुम्हारे हाथ के निशान उस अलमारी के ऊपर कैसे आए? क्रांति सिंह की आवाज में इतना ज्यादा गुस्सा और कॉन्फिडेंस भरा हुआ था मानो उन्होंने अन्नू को अपनी आंखों से पैसे छुपाते हुए देखा है। अन्नू हकलाकर कहता है, मैं। क्रांति सिंह अपनी आवाज और तेज करके उससे पूछती है, तुम्हारे नाखूनों में अभी तक उस अलमारी की धूल छुपी हुई है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना तुम जानते हो मेरे पास और भी तरीके हैं तुमसे पूछने के। क्रांति का इतना कहना था कि अन्नू रोना शुरू कर देता है। और फिर रोते रोते कहता है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे दीदी ने कहा था पैसे छुपाने के लिए। दीदी ने कहा था कि वो धनुष से बहुत नफरत करती है और उसे मजा चखाना चाहती है। दीदी ने कहा था धनुष इतना बेवकूफ है कि वो खुद को बचा ही नहीं पाएगा। अन्नू डर के मारे रोए जा रहा था और अपनी सफाई दे रहा था। अन्नू को क्रांति की आंखों से इतना डर लग रहा था कि वो एकटक उनकी ओर देखे बिना ही चोरी किए हुए पैसों का सारा सच क्रांति के सामने रख देता है। हॉल में मौजूद सभी लोग तन्नू को घूर रहे थे। तन्नू समझ जाती है कि अब सब कुछ एक्सेप्ट करने में ही भलाई है। अन्नू को ऐसे रोता हुआ देख तन्नू बीच में ही अचानक से चिल्लाकर अपनी सफाई में बोल पड़ती है, मैं तो सिर्फ धनुष को थोड़ा परेशान करना चाहती थी, मैं पैसे नहीं चुराना चाहती थी। तन्नू जल्दी जल्दी एक ही सांस में बिना रुके बोल पड़ती है। अन्नू और तन्नू को ऐसे सारी सच्चाई बयान करते हुए क्रांति सिंह चुप थी, क्योंकि वो दोनों भी आखिरकार बच्चे ही तो थे। हॉल में मौजूद लोग और पुलिस इतने सारे तमाशे के बाद ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे कि ये फैमिली सचमुच बिल्कुल अलग है। इतने अमीर होने के बाद भी सिर्फ 3000 रुपये के लिए एक छोटे बच्चे और उसकी विधवा मां को इतना टॉर्चर करने का कारण वो सभी लोग समझ ही नहीं पा रहे थे।
पैसे तो वापस मिल चुके थे, लेकिन क्या आरती को लगा थप्पड़ आरती और उसका बेटा धनुष कभी भूल पाएंगे? धनुष और उसकी मां आरती सचमुच ही बहुत अनलकी है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो सचमुच अर्चित और उसके परिवार से बहुत पहले ही सारे रिश्ते खत्म कर चुका होता। बिना किसी गलती के इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। पर अगर आरती को ये सब झेलना पड़ रहा था, भगवान ही जानता है वो बेचारी कितनी मजबूर होगी। और क्या पता वो अपने बेटे धनुष के इस लायक होने का इंतजार कर रही हो कि वो उसे लेकर कहीं और जा सके। आज अर्चित का 40वां जन्मदिन था और अर्चित ने लगभग आधे शहर को अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट कर रखा था। क्योंकि उसे अपने रसूख का बहुत ख्याल रखना था, इसलिए उसने शहर के लगभग सभी हाई प्रोफाइल लोगों को अपने घर पर इनवाइट किया था। उनमें से बहुत सारे मेहमान तो लंच के बाद ही लौट चुके थे, लेकिन कुछ मेहमान और बाहर से आए वेटर और कुछ एक्स्ट्रा लोग जो सिर्फ बड़े लोगों की पार्टी में एक दिन के मेहनताने पर काम करने के लिए आते हैं, वो अभी तक मौजूद थे। पहले तो सभी लोग अपनी अपनी गपशप और वाइन में बिजी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्चित और धनुष का झगड़ा सुना तो वो लोग भी वहां आकर उस सारे तमाशे के गवाह बन गए थे। सब ने जन्मदिन की पार्टी के बहाने एक परिवार के आपसी कलह का अंजाम देखा था, लेकिन ये अब तक भी बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अर्चित जो कि घर के बाहर इतना डिसेंट बिहेव करता है, वो अपने ही भांजे और छोटी बहन से इस तरह का बर्ताव भी कर सकता है। लोग घर के बाहर कुछ और होते हैं और घर के अंदर कुछ और। पुलिस को आता देख तो पड़ोसी भी अर्चित के घर के अंदर आ गए थे। कुछ लोगों को अर्चित और उसके परिवार की चिंता थी और कुछ को तो तमाशा भी देखना जरूरी होता है। पहले तो सभी लोग अर्चित की बात पर भरोसा कर रहे थे कि धनुष ने ही पैसे चुराए हैं, लेकिन जब धनुष ने अपने मामा की पोल खोलनी शुरू की तो सभी लोगों के सामने अर्चित और उसके परिवार का असली चेहरा सामने आ गया था। और फिर लोगों की तो आदत ही होती है तमाशा देखने की। लेकिन उस तमाशे में लोगों ने देखा कि आरती और उसका बेटा धनुष किस हद तक मजबूर हैं, या कहो कि कितने अनलकी है। अर्चित और मानवी ने सोचा भी नहीं था कि सच इतना कड़वा भी हो सकता है। आसपास के सभी लोगों के सामने उनकी खुद की बेटी चोर निकली। अब सभी लोग अर्चित और मानवी ने अपने बच्चों को कैसे संस्कार दिए हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अर्चित मौके की नजाकत को भांपते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है और बड़ी ही शालीनता से लेडी ऑफिसर क्रांति सिंह के पास जाकर उनसे कहता है, मैडम, अपने ही घर में की गई चोरी तो नहीं कही जा सकती। मैं माफी चाहता हूं आपसे और आपकी टीम से, जिन्हें हमारी ओर से इतनी तकलीफ हुई। कुछ पलों के लिए क्रांति सिंह अर्चित को देखती रही, मानो वो मन ही मन सोच रही हो कि जो आदमी अभी कुछ ही देर पहले अपनी धौंस दिखा रहा था, अपने बेटे की गलती सबके सामने आते ही इतना शांत कैसे हो गया। लेकिन क्रांति सिंह इतनी जल्दी झांसे में आने वाली पुलिस ऑफिसर नहीं थी। वो अपने पुलिसिया अंदाज में अर्चित से कहती है, मुझे मालूम है अर्चित जी कि अपने ही परिवार के पैसे छुपाना कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, लेकिन हमारे देश के कानून के अनुसार किसी भी इंसान के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करना या फिर किसी और तरीके से उसकी पब्लिकली बेइज्जती करना या फिर किसी को ऐसे चोरी के झूठे जाल में फंसाकर मेंटली टॉर्चर करना, मतलब आत्महत्या के लिए उकसाना, उस व्यक्ति के खिलाफ काफी गंभीर मामले में कार्यवाही हो सकती है और तकरीबन 3 साल की सजा का प्रोसीजर भी है। क्रांति सिंह आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से अर्चित को उसके ऊपर लगने वाले चार्जेस समझा रही है कि अर्चित के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जिस लेडी ऑफिसर को अब तक बहुत हल्के में ले रहा था वो कोई ऐसी वैसी ऑफिसर नहीं है। लेकिन क्रांति सिंह यही नहीं रुकती, वो आगे कहती है, और हाँ अर्चित जी, मैं एक और जरूरी बात तो आपको बताना भूल ही गई। अगर किसी भी व्यक्ति को आपने कोई सीरियस फिजिकल इंजरी पहुंचाई है तो आपको 3 साल से ज्यादा सजा भी हो सकती है। मतलब तकरीबन 10 साल के लिए तो आप जेल की चक्की पिसेंगे ही पिसेंगे। और एक बार जेल जाने के बाद तो आप जानते ही हैं अर्चित जी, पैसा, पावर और ये जो आप अपने रुतबे की इतनी धौंस दिखाते हैं, वो सब गधे के सर से सीन की तरह गायब हो जाएगा। क्योंकि बेशक 10 साल की सजा से आप किसी तरह से बच जाएं, पर 3 या 5 साल तो पक्का ही समझे। आप देख ही सकते हैं आपकी पिटाई की वजह से एक 16 साल के बच्चे के मुंह से कितना खून बह गया है। अभी इसकी मेडिकल जांच होगी और फिर आपकी मेहमान नवाजी का मौका हमें मिलेगा। क्रांति सिंह का एक एक शब्द अर्चित के कानों में तीर की तरह जा रहा था और उसके मन में सुई की तरह चुभ रहा था, क्योंकि शब्दों से ज्यादा अफेक्ट तो क्रांति के कहने का तरीका था। क्रांति ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वो साफ साफ शब्दों में अर्चित को बता रही हो कि अगले बस कुछ ही दिनों में उसके साथ क्या होने वाला है।
लेकिन क्रांति सिंह को भी एक बात साफ समझ आ रही थी कि अर्चित और उसकी बीवी अभी तक भी अपने बेटे अन्नू की गलती न तो मान रहे थे और न ही उसके लिए माफी मांग रहे थे। तभी क्रांति सिंह ने इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए हाथ के इशारे से अपने साथी पुलिस वालों से जोर से चिल्लाते हुए कहा, चलो, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें गाड़ी में बैठाओ और पुलिस स्टेशन ले चलो। अब बाकी की पूछताछ वन ही होगी। अर्चित और मानवी दोनों को जेल की दीवारें साफ साफ दिखने लगी थी। अर्चित ने तभी हाथ जोड़कर क्रांति सिंह के सामने लगभग रोते हुए उससे कहा, मैडम जी, धनुष तो मेरा भांजा है और उससे पूछ लीजिए, मैंने अपने बच्चों और उसमें कभी भी भेदभाव नहीं किया है और ये तो एक बहुत छोटी सी गलतफहमी है मैडम जी, ये तो किसी के भी परिवार में हो सकती है न, वरना आपको लगता है मैं खुद अपने बेटे जैसे भांजे पर हाथ उठाऊंगा। बच्चे अगर कोई गलती करे तो बड़े उसे डांटेंगे, नहीं तो वो आगे चलकर और बिगड़ जाएंगे। और इस सब इंसिडेंट को एक माँ बहुत शांति से चुपचाप सुन रही थी। वो माँ जो अपने बेटे को गोद में लिए बैठी थी, उसके कपड़े अपने ही बेटे के खून से सने थे। आरती देख रही थी कैसे उसका भाई पल पल गिरगिट की तरह अपने रंग बदल रहा था जब पुलिस उसे जेल भेजने के लिए तैयार थी। आरती अपने भाई अर्चित को क्रांति सिंह के सामने गिड़गिड़ाते हुए देख ही रही थी कि तभी अर्चित की निगाह उस पर रुक गई। अर्चित समझ चुका था कि अब उसे कोई बचा सकता है तो वो है आरती। मानवी भी आरती की ओर ऐसे देख रही थी जैसे अभी उसके पैर पकड़कर माफी मांगेगी और कहेगी, दीदी हमें प्लीज बचा लो, क्योंकि उन दोनों को अब आरती और उसका बेटा धनुष ही बचा सकता था। मानवी ने बिना एक पल की भी देरी किए अपनी बेटी अन्नू का हाथ पकड़ा और आरती के पास गई। दीदी, अगर हम कोई शिकायत नहीं करेंगे तो पुलिस वाले इस केस को यहीं रफा दफा कर देंगे। वो आगे कार्यवाही नहीं करेंगे। दीदी, बेशक कितने ही मतभेद क्यों ना हो पर हम सब हैं तो एक ही परिवार के ना। मानवी आरती के पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, दीदी आइए ना हम सब परिवार के लोग इस मामले को मिलकर सुलझा लेते हैं। अन्नू और तन्नू ने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है, पर ये भी है तो बच्चे ही ना, तो कैसा रहेगा दीदी अगर हम सब मिलकर इन पुलिस वालों से बोल दे कि ये हमारे घर की बात है और हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। मानवी ने आरती के हाथ पर हाथ रखा और उससे आंखों ही आंखों में माफी मांगते हुए कहा। आरती उसकी ओर देखकर शायद यही सोच रही थी कि अभी कुछ ही देर पहले ये लोग उसके बेटे को चोर साबित करके मारने पीटने और जेल भेजने तक को तैयार थे, और अब जो सारा सच सामने आया तो कैसे सारा परिवार उनके लिए एक हो गया। आरती मानवी की बात सुनकर अपने आंसू पोंछती हुई अपनी नजर उससे हटाकर गर्दन दूसरी ओर कर लेती है, मानो बहुत कुछ कहना चाहकर भी सब दिल में ही छुपा कर रखना चाहती है। आरती को दूसरी ओर देखते हुए अर्चित ने समझा कि उसने मानवी की बात को इग्नोर कर दिया है और वो इस केस में उन लोगों का साथ नहीं देना चाहती, तो वो आरती के पास आकर कहता है, देखो आरती, मैं मानता हूं कि आज जो भी कुछ हुआ उसमें तन्नू की गलती थी और मैं ये सारा मामला सुलझते ही उसे धनुष से माफी मांगने के लिए जरूर कहूंगा। पर अगर तुमने अभी पुलिस से चलकर ये केस यहीं खत्म करने के लिए नहीं कहा तो समझ लेना आज के बाद तुम दोनों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अर्चित अपनी कठोर आवाज में आरती को अपना फैसला सुना चुका था, लेकिन वो अभी रुका नहीं था। अर्चित आगे कहता है, और हाँ, तुम ये भी मत भूलना आरती की धनुष स्टार हाई स्कूल में पढ़ता है। अगर इसके पीछे मेरा हाथ ना हुआ तो इसके ग्रेड इस लायक नहीं है कि ये एक दिन भी उस स्कूल में टिक पाए। मेरी बैकिंग के बिना तुम्हारे बेटे को उस स्कूल से लात मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। अर्चित की बात सुनकर आरती शौक में उसकी ओर देखने लगी। बेटे के स्कूल से निकाले जाने की बात से तो उसके शरीर में एक कंपकपी सी दौड़ गई थी। आरती ने एकदम से नजर उठाकर उसे देखा था। उसे ये तो समझ बहुत पहले ही आ चुका था कि उसका भाई तो छोड़ो, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। लेकिन वो माफी मांगने की बजाय उसे ऐसे ब्लैकमेल करेगा, इसकी उम्मीद आरती को बिल्कुल नहीं थी। अब आरती को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई की बात चुपचाप मान ले या फिर अपने बेटे की इस हालत के लिए उसे जेल भेजे। अर्चित की बात सुनकर आरती ही नहीं, उस हॉल में मौजूद बाकी लोग भी सरप्राइज से उसकी ओर देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि अर्चित इतना भी नीचे गिर सकता है। अपने बेटे की गलती पर माफी मांगने की बात तो बहुत दूर, वो तो उल्टा आरती को धमका रहा था। वहां खड़े लोगों की नजरों में भी अर्चित आज गिर चुका था। खैर, अर्चित का रॉब स्टार सिटी स्कूल में कितना है ये बात तो सभी लोग जानते थे, इसलिए वो किसी भी तरह से आरती और धनुष की मदद नहीं कर सकते थे। अर्चित बेशक कितना ही घटिया इंसान क्यों ना हो, ये बात तो सच है कि वो एक करोड़पति आदमी है और शहर के हर एक सरकारी डिपार्टमेंट में उसकी बहुत अच्छी जान पहचान है। और स्टार सिटी हाई स्कूल में तो प्रिंसिपल से लेकर स्कूल के ट्रस्टी तक उसकी जेब में रहते हैं।
वो जब चाहे स्कूल में कोई भी डिसीजन ले सकता है और उसके ऑर्डर को वनहा टालने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। सब सोच रहे थे कि आरती जरूर अब अर्चित के सामने हार मानकर सरेंडर कर देगी, लेकिन तभी एक ऐसी बात हुई कि वहां खड़े सभी लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। आरती अर्चित की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और वो अपनी जगह पर धनुष को संभाल कर बैठाते हुए खड़ी हुई और जोर से अर्चित के मुंह पर तमाचा दे मारा। सटाक की आवाज ने पूरे हॉल का टेम्परेचर करीब 2-4 डिग्री तो बढ़ा ही दिया होगा। तमाचा इतना तेज था कि अर्चित को अपनी गर्दन को 2-3 बार वापस नॉर्मल होने के लिए झटका देना पड़ा। और जहाँ वो खड़ा था उससे लगभग 2-3 कदम पीछे पहुंच गया। हॉल में मौजूद सभी लोगों को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। अभी कुछ ही देर पहले अबला नारी सी दिखने वाली एक बेचारी विधवा इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया, अचानक से उसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई। आज तक आरती सभी लोगों की नज़रों में एक बहुत ही सीधी सादी औरत थी। किसी से बहस करते तो दूर की बात है, आसपास के लोगों ने आरती को तो कभी तेज आवाज में बात करते भी नहीं सुना था। जो लोग आरती को अच्छे से जानते थे उन्होंने तो आरती को हमेशा अपना मजाक उड़वाते ही देखा था। और सब कुछ सहन कर कैसे चुप रहा जाता है ये आरती से अच्छा कोई और नहीं जानता था। लोगों की नज़रों में वो या तो एक बेवकूफ़ थी या फिर एक बेचारी। पर आज तो जैसे कमाल ही हो गया हो। ऐसा लगा जैसे सूरज पश्चिम से निकला और तपाक से अर्चित के गाल पर चिपक गया हो। आरती की जिंदगी का ये पहला थप्पड़, और वो भी उस अर्चित जैसे मजबूत और इतना ऊंचा स्टैंडर्ड रखने वाले आदमी को। इसीलिए वहां मौजूद लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। कुछ लोग सरप्राइज थे तो कुछ की हंसी नहीं रुक रही थी। धनुष ने जैसे ही उस थप्पड़ की गूंज सुनी उसकी आंखें एकदम से पूरी खुल गई। उसे यकीन ही नहीं आया कि उसकी मां ने उसके मामा को इतना तेज तर्रार करारा प्रसाद दिया हो। पहले तो कुछ देर के लिए वो आंखें फाड़ कर देखता रहा, फिर उसने अपने दोनों हाथ से अपना मुंह कसकर दबा लिया और अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसकी खुशी कुछ ही मोमेंट्स की थी। धनुष का शरीर धरती पर बहुत कमजोर था और अर्चित से लड़ने के लिए जिस आग की शक्ति की कला का यूज करके उसने अपनी विल पावर को अचानक से बहुत बाया था, उसकी टाइम लिमिट बस इतनी ही थी। उस पावर का यूज करके धनुष ने अपने बॉडी की बहुत सारी एनर्जी का लॉस कर दिया था। इसलिए मुश्किल से 1-2 बार जोर से हंसने की वजह से ही वो बेजान सा होकर एक तरफ लुढ़क गया। अर्चित अपने गाल पर हाथ रखकर एक स्टैचू सा बना हुआ खड़ा है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि किसी ने उसके गाल पर खींचकर इतनी जोर से चाटा दे मारा है। और मारने वाला भी कोई और नहीं, उसकी छोटी बहन है जो उम्र ही नहीं शरीर की बनावट में भी उससे काफी छोटी है। एक पल के लिए तो उस थप्पड़ ने अर्चित के आंखों को बिजली सी चमका दी थी। अर्चित गुस्से में पागल सा हो गया था। उसका चेहरा लाल और आंखें में खून उतर चुका था। और फिर जैसे ही वो आरती को उस थप्पड़ जवाब देने वाला था, उसके हाथों में क्रांति सिंह ने पीछे से हथकड़ियां डाल दी। क्रांति अर्चित के ठीक पीछे ही खड़ी थी और उसने अंदाजा लगा लिया था कि अर्चित आरती के ऊपर पलटकर हमला कर सकता है। इसलिए क्रांति ने एक पल की भी देरी किए बिना अर्चित को पुलिस का गहना पहना दिया था। मानवी और दोनों बच्चे अन्नू और तन्नू सब समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक ही पल में ये क्या से क्या हो गया। जिस हथकड़ी को वो आरती और धनुष के हाथों में इमेजिन कर रहे थे वो उनके ही बाप के हाथ में दिखाई दे रही है। क्रांति अर्चित की आंखों में घूर रही है, जैसे उसे वार्निंग दे रही हो कि अगर उसने हिलने डुलने की कोशिश की तो उसके साथ और भी बुरा हो सकता है। आंखें अर्चित पर ही गाए हुए क्रांति जोर से चिल्लाते हुए अपनी टीम से कहती है, धनुष और आरती मेरे साथ मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल चलेंगे और बाकी लोगों को तुम पुलिस थाने लेकर पहुंच जाओ। अपनी टीम की और हाथ के इशारे से ही क्रांति ने उन्हें ऑर्डर दे दिया था, मतलब आज का खेल खत्म। अर्चित हवा निकले हुए गुब्बारे की तरह इधर उधर देख रहा था। उसके हाथों में हथकड़ियां थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो गया है। और वो भी उसके जन्मदिन के दिन। उसका पैसा, रुतबा सब एक ही दिन में मिट्टी में मिल गया था। जो लोग उसके सामने सर झुकाकर चलते थे वो उसे देखकर हंस रहे थे, उसके ऊपर ताने कस रहे थे। मानवी का भी कुछ यही हाल था। उन्होंने जन्मदिन की पार्टी थ्रो की थी अपनी शान और शौकत लोगों को दिखाने के लिए, पर यह सारा दिखावा तो उल्टा ही पड़ गया था। उसकी अपनी किटी पार्टी की सहेलियां उसके ऊपर हंस रही थी। बेशक 2 दिन में वो पैसे के दम पर जेल से बाहर आ जाए, पर इज्जत एक बार चली जाए तो वापस लौटकर नहीं आती। मानवी के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो सर उठाकर देख सके।
क्योंकि हुआ तो ये सब उसके अपने बच्चों के कारण ही। लोग तो यही बोलेंगे कि उसने कैसे संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं कि वो घर में चोरी करके एक विधवा और उसके मासूम बेटे को परेशान कर रहे हैं। दूसरी ओर अन्नू और तन्नू इस खेल के क्रिएटर बेवकूफों की तरह स्टोर्ड बनकर खड़े थे। उन्होंने तो सोचा था धनुष को अच्छा मजा चखाएंगे, पर सारी बाजी ही उल्टी पड़ चुकी थी। उनके प्रैंक के कारण उनके बाप को जेल की हवा खानी पड़ेगी। तन्नू अचानक से ही धनुष को मुस्कराते हुए देखकर फ्रस्ट्रेट होकर रोते हुए चिल्लाकर कहता है, ये सब धनुष ने किया है। उसी ने हमें उकसाया था ये सब करने के लिए, और अब देखो कैसे वो खुश होकर हंस रहा है। लेकिन अब वहां कोई भी तन्नू या उसकी फैमिली का भरोसा करने वाला नहीं था। सब सच्चाई जान चुके थे। और फिर अर्चित की हरकतें देखकर तो अगर कोई आगे आता भी तो भी नहीं आएगा। इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ा कि तन्नू क्यों रो पीट रहा है। धनुष को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। उसको काफी सीरियस इंजरी हो गई थी। रात गहरी हो चली थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, पूरा सन्नाटा। हॉस्पिटल में सिर्फ नर्स के पैरों की आहट सुनी जा सकती थी, क्योंकि उन्हें सभी पेशेंट की देखरेख करनी होती है, अदरवाइज कंप्लीट साइलेंस। एक बुदबुदाती सी आवाज उस हॉस्पिटल के कमरे में गूंज उठी जिसमें धनुष एडमिट था। भगवान आसमान में रहते हैं और राक्षस जमीन पर रहते हैं। शायद भगवान ने अपने लिए आसमान इसलिए चुना था कि वो राक्षसों से अलग शांति से रह सके, और इसी तरह भगवान और राक्षस अलग अलग एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं। लेकिन सब कुछ तो भगवान ने ही बनाया है, तो फिर उसने राक्षसों को इतना नीच और पापी क्यों बनाया है? या भगवान भी इन राक्षसों से डरता है? यूनिवर्स हमेशा मूव करता रहता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्सेस को हमेशा के लिए अलग नहीं रखा जा सकता। आज नहीं तो कल ये दोनों मिलेंगे जरूर, और जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो एक भयंकर विस्फोट होगा, और फिर नेचर में स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्सेस को एक साथ रहना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। ये अजीब सी बातें उस कमरे में बुदबुदाने वाला कोई और नहीं, धनुष ही था। और ठीक उससे कुछ ही दूरी पर धनुष के राइट हैंड पर उसकी माँ आरती सोई हुई थी, जो धनुष की आवाज सुनकर आंख खोलकर उसी की ओर देख रही थी। आरती धनुष की आवाज सुनकर दौड़ती हुई उसके पास आती है और देखती है कि धनुष की आंखें तो बंद है। तब आरती को लगता है कि जरूर धनुष ने कोई बुरा सपना देखा होगा। शायद उसके साथ दिन में जो हुआ है वही वो सपने में सोचकर डर गया है और उसी की बातें बदब डर रहा है। आरती उसे उठाने की कोशिश करने लगी, पर धनुष के चेहरे पर खिड़की से पड़ती चांदनी रोशनी को देखकर आरती ठहर जाती है। धनुष ने जो वर्ड्स कहे थे वो तो आरती की समझ से बाहर थे, लेकिन उसके चेहरे पर जो एक अजीब से कामनेस आई थी, वो एक्सप्रेशन देखकर आरती को भी जैसे शांति सी मिल गई हो। धनुष के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल साफ दिखाई दे रही थी। तब आरती ने धनुष का सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उसके बालों में हाथ घुमाने लगी। आरती को लगा धनुष स्कूल की कोई पोएम रिसाइट कर रहा है, क्योंकि वो अब बड़ी क्लास में जो आ चुका था। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो देखकर आरती की आंखें फैल गई। उसने देखा कि खिड़की से आती हुई स्टार्स की रोशनी अचानक से तेज हो गई है और वो धनुष के चेहरे पर पड़ रही है। वो सितारों की रोशनी धनुष के शरीर में एंट्री करते ही गायब हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो धनुष की बॉडी में स्टार्स की रेज डिसॉल्व हो रही हो। और फिर कुछ ही देर बाद एक चमकती हुई सफेद रोशनी की किरण ने धनुष की बॉडी को चारों ओर से घेर लिया, मानो धनुष के शरीर से ही व्हाइट लाइट निकल रही हो। आरती तो पहले उसे देखकर एक पल के लिए डर गई थी, पर जैसे ही उसने उस व्हाइट लाइट को टच किया तो वो सब गायब हो गया। आरती बड़बड़ाते हुए अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, मुझे लगता है आज के इंसिडेंट की वजह से मेरा ही दिमाग चकराने लगा है। अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी है। इतना कहकर आरती वहां से उठी और धनुष को वही पास में रखी चादर ओढ़ाकर अपने बेड पर जाकर लेट गई। लेकिन आरती ने एक चीज मिस कर दी थी। उसका ध्यान ही नहीं गया था, जब वो व्हाइट लाइट उसके छूने से गायब हुई तब धनुष की आंखों में एक अजीब सी हलचल हुई थी। धनुष फिर से कुछ कहता है, द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस। क्या मैंने सचमुच उस एनर्जी फॉर्मेशन का फॉर्मूला ढूंढ लिया जिससे एक नए यूनिवर्स का पैदा किया जा सके? धनुष की आंखें आधी खुली हुई थी और वो वैसे ही हॉस्पिटल के बेड पर निढाल पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा कंफ्यूजन था। द हेवनली आर्ट ऑफ COSMMICGENISIS एक मिस्टीरियस टेक्निक थी जो धनुष को अनइंटेंशनली ही देवताओं और राक्षसों के प्राचीन स्थान से मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि एंशंट ईरा में जब यूनिवर्स एनर्जी की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, उस वक्त वर्ल्ड में सिर्फ निराकार एनर्जी ही थी। उस वक्त ह्यूमन रेस चींटियों की तरह धरती पर रेंगती थी और पूरे संसार पर देवता और दानवों का राज था।
जिनके अंदर चट्टानों तक को हिलाने और समुद्र को सुखाने की पावर हुआ करती थी। माना जाता है कि देवताओं के पास बहुत ही पावरफुल इंसाइट्स हुआ करती थी, इसलिए उनकी टेक्निक से ही उस वक्त माइंड एवोल्यूशन में मदद मिलती थी। दूसरी ओर दानव फिजिकली बहुत फिट हुआ करते थे, इसलिए उनकी टेक्निक से उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद मिलती थी। लेकिन देवता और दानवों दोनों की टेक्निक अपनी अपनी जगह स्ट्रांग होने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता था कि देवता और दानवों में आए दिन टकराव होते रहते थे, और इसी वजह से एंशंट ईरा से लेकर आज तक उन दोनों में से कोई भी टेक्निक डेवलप नहीं हो पाई थी। और शायद एंशंट ईरा में देवता और दानव दोनों के शक्तिशाली होने और दोनों के ही अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करने की होड़ में दोनों ही समाप्त हो चुके थे। लेकिन जो पावर धनुष को मिली थी वो देवता और दानव दोनों की ही पावर्स का मिक्सचर था, जिस वजह से उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक मिल गई थी। इसलिए उस पावरफुल टेक्निक के मिलते ही इमॉर्टल वर्ल्ड में धनुष ने उस टेक्निक के बारे में पूरी कंसंट्रेशन से स्टडी करना शुरू कर दिया था। लेकिन इमॉर्टल वर्ल्ड में लगभग 100 साल बाद धनुष ये समझ चुका था कि वो भी इस टेक्निक को डेवलप करने में केपेबल नहीं है, क्योंकि उस टेक्निक को डेवलप करने के लिए धनुष का फिजिकल और मेंटल दोनों रूप में प्रथम स्टेज में होना जरूरी था, मतलब जब वो सिर्फ अपनी मां के गर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के रूप में था। क्योंकि इस टेक्निक को डेवलप करने की सबसे जरूरी कंडीशन यही थी कि इस्तेमाल करने वाले की बॉडी का फिजिकल और मेंटल रूप बिल्कुल पवित्र होना चाहिए था, और एक इंसान अपनी मां के गर्भ में ही बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है, जो धनुष के लिए अब असंभव था। धनुष ने सारी दुनिया से खुद को अलग करके द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस की कला को सीखने में तकरीबन 100 साल लगाए थे। पर फिर भी इस कला को उसके लिए समझना असंभव था। परेशान होकर धनुष ने इस कला को अपने दिमाग के उस हिस्से में फेंक दिया था जहाँ इंसान जल्दी काम न आने वाली चीजों को रख देता है, जिसे धनुष ने अपनी गर्लफ्रेंड जाह्नवी और बाकी उसके खास दोस्तों से भी कभी शेयर नहीं किया था। उसे लगा कि ये कला तो उन लोगों के किसी काम की नहीं है, इससे उनका वक्त भी बर्बाद होगा और लाख कोशिशों के बाद भी उसके दोस्त और जाह्नवी इस कला को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। लेकिन धनुष का यही डिसीजन उसके दोस्तों और जाह्नवी से उसकी लड़ाई का मेन रीजन बन गया था। उन सब ने सोचा कि धनुष जानबूझकर उनसे वो कला को सीखने की टेक्निक छुपा रहा है, और इसी वजह से वह सभी धनुष से बदला लेने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाकर धनुष के खिलाफ हो गए थे। अपने ही लोगों की नफरत के चलते धनुष की आत्मा को उस अमृत दुनिया से बाहर निकाल दिया गया था। धनुष हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ यही सब बातें सोच रहा था, क्योंकि उसके दिमाग का एक हिस्सा हमेशा उसे उस वर्ल्ड में बांध कर रखता था। धनुष खुद से ही कह रहा था कि जब मैं 100 सालों में भी अमृत दुनिया में उस कला को नहीं सीख पाया, फिर एक ही रात में इस धरती पर कैसे सीख सकता हूँ? क्या धरती पर मेरे इस शरीर में अमृत दुनिया से ज्यादा ताकत है? धनुष अपने ही सवालों में उलझा हुआ वही सब सोच रहा था। पर जल्दी ही धनुष ने दिमाग में आए उस थॉट को रिजेक्ट कर दिया। धनुष क्योंकि उस अमृत दुनिया का एक राजा था, इसलिए उस दुनिया में उसके पास अपनी मां के गर्भ से ही जादुई ताकतें थी, और पैदा होने के बाद तो वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से ही काफी स्ट्रांग था। किसी भी नई टेक्निक को समझने की कला उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। धनुष के समझ बुझ के स्ट्रांग होने की वजह से ही उसके आसपास के लोग उससे जलते थे। जबकि दूसरी ओर यहाँ धरती पर धनुष बचपन से ही बहुत दुबला पतला था। फिजिकली वो अपने साथ के सभी बच्चों से काफी कमजोर रहा था, और ऐसा शायद इसलिए भी था क्योंकि धनुष बचपन से ही अपनी पढ़ाई को लेकर ज्यादा फोकस रहता था। लेकिन उस कार एक्सीडेंट के बाद से तो धनुष बिल्कुल अनाड़ी हो चुका था, और इसी चक्कर में कई बार तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता था। इसलिए इस बात का तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि धनुष की बॉडी अमृत दुनिया से ज्यादा स्ट्रांग इस धरती पर थी। धनुष हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ यही सोचे जा रहा है। तभी उसे महसूस होता है कि स्टार्स से एक एनर्जी थ्रेड ने उसकी बॉडी में एंट्री की है, जिससे उसके शरीर में एक अजीब सी लाइफ फोर्स जनरेट हुई है। धनुष के दिमाग में फिर से वही सारी बातें घूमने लगी। द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस जैसी कला को सीखने के लिए उसकी बॉडी को इनिशियल स्टेट में आना होगा जब उसे अपनी मां के गर्भ में जन्म दिया गया था। ये माना जाता है कि प्राचीन काल में जब कोई हेवनली एनर्जी नहीं थी, तब सिर्फ एक निराकार एनर्जी थी, और इत्तेफाक से इस समय भी धरती पर ऐसी कोई हेवनली एनर्जी नहीं है। धनुष सोच रहा है कि उसके मुंह से इतना सारा खून निकलने के बाद उसका शरीर एक पैरालाइज्ड स्टेट में था, जहाँ मेरा खुद अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया था। लेकिन ये भी एनर्जी जनरेशन की इनिशियल स्टेट की कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है।
धनुष पर जो हमला उसके मामा अर्चित ने किया था, उसके बाद धनुष का वापस होश में आना भी उसे एक रीबर्थ ही लग रहा है। क्योंकि इतनी मार खाने और खून बहाने के बाद धनुष का होश में आना एक मिरेकल से कम नहीं है। होश में आने के बाद धनुष को लग रहा था जैसे कि उसमें फिर से आत्मा आ गई हो। धनुष सोच रहा है कि जब उसकी बॉडी फिर से एक इनिशियल स्टेट में पहुंच गई है, जैसा कि द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस की टेक्निक को सीखने के लिए चाहिए, तो क्यों न इसे एक ट्राई दिया जाए। धनुष हिम्मत करके उठकर बेड पर बैठ जाता है और वो उन सभी कंटेंट्स को याद करता है जो उसने उस टेक्निक को सीखने के लिए कई हजार बार याद किया था। और इसी के साथ फिर से एक बार उस टेक्निक को सीखने की ओर धनुष ने अपना पहला कदम उठा लिया था। और यूनिवर्स फॉर्मेशन की एनर्जी क्रिएशन की टेक्निक को सीखने का पहला कदम था सितारों का आक्रमण। देवता आसमान में रहते हैं और राक्षस जमीन पर रहते हैं। शायद भगवान ने अपने लिए आसमान इसलिए चुना था कि वो राक्षसों से अलग शांति से रह सके, और इसी तरह भगवान और राक्षस अलग अलग एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं। लेकिन सब कुछ तो भगवान ने ही बनाया है, तो फिर उसने राक्षसों को इतना नीच और पापी क्यों बनाया है? या भगवान भी इन राक्षसों से डरता है? यूनिवर्स हमेशा मूव करता रहता है, इसलिए स्ट्रोंग और वीक फोर्सेस को हमेशा के लिए अलग नहीं रखा जा सकता। आज नहीं तो कल ये दोनों मिलेंगे जरूर, और जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो एक भयंकर विस्फोट होगा, और फिर नेचर में स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्सेस को एक साथ रहना ही होगा। ये है संतुलन की परिभाषा। धनुष इन लाइंस को मंत्र की तरह बोलता चला गया, लेकिन जैसे ही उसने इन लाइंस को खत्म किया, उसने देखा कि उसकी चेतना अचानक से बढ़ती ही चली गई, जब तक कि उसे अपनी आंखों के सामने सितारों से जगमगाता हुआ आसमान साफ साफ दिखाई देने लगा। अपनी लाइफ में पहली बार धनुष सितारों को इतना नजदीक से देख रहा था। उसने महसूस किया कि स्टार्स कितने क्यूट और ब्यूटीफुल होते हैं। धनुष को लगा जैसा कि उसे इन स्टार्स के बीच में ही रहना चाहिए। तभी उसके विचारों की एक झिलमिलाहट के साथ धनुष का ध्यान एक स्टार की ओर गया, जो जादुई तरीके से अचानक से ही तेजी से चमकना स्टार्ट हो गया था, जैसे कि वो धनुष को अपनी ओर खींच रहा हो। और फिर एक पल में ही वो स्टार हजारों रोशनी की किरणों में टूट गया, और वो किरणें धनुष की बॉडी से टकराते ही उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। जैसे ही धनुष के बॉडी में वो स्टार रेज एंट्री करती है, धनुष की चेतना दूसरे स्टार्स की ओर बढ़ने लगी, और धनुष को पता ही नहीं चला कि वो कब इन स्टार्स के साथ लुका छुपी का खेल खेलने लगा। धनुष बिल्कुल भूल चुका था कि वो तो वहां वो टेक्निक सीखने आया था जिससे कि उसे एनर्जी ऑफ यूनिवर्स फॉर्मेशन में मदद मिल सके। अचानक से धनुष बहुत तेजी से चिल्लाता है, आ! धनुष अपने सपने से बाहर आ जाता है और हॉस्पिटल बेड से गिरते गिरते बच जाता है। धनुष की माँ उसकी ये चीख सुनकर उसके पास आती है और उससे पूछती है, धनुष क्या हुआ बेटा? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा था क्या? धनुष को पसीने में नहाया हुआ देखकर आरती के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो धनुष को कसकर अपने गले से लगा लेती है। धनुष दर्द के कारण बेहोश हो गया था, और उसने बड़ी हिम्मत करके अपनी ब्रीदिंग को वापस सामान्य किया था। धनुष की नजरें अपनी माँ आरती के चेहरे पर रुकी हुई थी। वो देख रहा था कि उसकी माँ कितनी परेशान है। धनुष ने आहिस्ता से आरती की और गर्दन हिलाकर अपने ठीक होने का एहसास उसे दिलाया, क्योंकि वो अपनी माँ को परेशान नहीं देख सकता था। धनुष किसी को भी अपनी अमृत्य दुनिया के बारे में नहीं बताना चाहता था। धनुष जानता था कि किसी भी साधारण इंसान को दुनिया में कोई परेशान नहीं करता, लेकिन अगर किसी के पास कोई बहुत बड़ा छुपा हुआ खजाना हो तो लोग उसे जीने नहीं देते। इसलिए वो इस बारे में किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहता था, ताकि उसे और उसकी माँ को कोई खतरा ना हो। धनुष अपनी अमृत्य दुनिया यानी द इमॉर्टल वर्ल्ड के बारे में अपनी माँ को भी नहीं बताना चाहता। उसे पता था कि उसे अपनी माँ से कोई खतरा नहीं है, पर अगर गलती से भी ये बात किसी को पता लग गई तो वो लोग उसकी माँ को परेशान करना शुरू कर सकते हैं, और उनकी लाइफ में बहुत सी परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। तू शरारती, नालायक, सोते हुए भी शरारत करने से बाज नहीं आता। देख तुझे कितने पसीने आए हुए हैं, कितनी बदबू तेरे अंदर से आ रही है। मैं अभी गर्म पानी लाती हूँ और तुझे नहलाती हूँ। आरती धनुष के बालों को सहलाती हुई उसे प्यार में डांटती हुई ये कहकर उसके रूम से बाहर आ जाती है। जैसे ही धनुष देखता है कि माँ बाहर गई है, धनुष दर्द में चिल्लाता हुआ बेड पर इधर उधर करवटें बदलने लगता है और तेजी से सांस लेने की कोशिश करता है। वो जानबूझकर अपनी माँ के सामने दर्द से नहीं चिल्ला रहा था, वरना उसकी माँ को बहुत दुख होता। कुछ देर बाद धनुष थोड़ा शांत होकर लेट जाता है। आरती के जाने के बाद धनुष फिर अपने आप से ही कहता है, आक्रमण। वाकई
मैं यूनिवर्स फॉर्मेशन की कला यानी हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस जो अमृत्य दुनिया के प्राचीन युग की कला है, उसमें अपनी एनर्जी नहीं है। वास्तव में इसे एनर्जी सूरज, चंद्रमा और स्टार से मिलती है। शुरुआत में मुझे इस एनर्जी फॉर्मेशन की टेक्निक नहीं मालूम थी, लेकिन जब मैं खून की उल्टी करने के बाद इनिशियल स्टेट में पहुंच गया था तो मैंने ये टेक्निक सीख ली। मैंने बड़ी मुश्किल से ये टेक्निक सीखी है। सौभाग्य से मेरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया, नहीं तो मुझे ये मिस्टीरियस टेक्निक कभी न मिल पाती। अपने शरीर में स्टार्स की एनर्जी को फील करते हुए धनुष खुश हो रहा था, पर अभी भी उसके शरीर में इंजरीज के कारण काफी कमजोरी थी, और उस दर्द ने धनुष को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। ये दर्द ठीक वैसा ही था जैसा कि धनुष ने तब फील किया था जब वो अमृत्य दुनिया यानी इमॉर्टल वर्ल्ड के तूफान का सामना कर रहा था। धनुष फिर से उसी दर्द को महसूस नहीं करना चाहता था। धनुष जो कला सीखना चाह रहा था उस कला का सबसे वीक पॉइंट था कि उसके शरीर में इतनी ताकत होनी चाहिए जिससे वो यूनिवर्स की उस एनर्जी के सामने खड़ा हो सके। उस हेवनली आर्ट का रूल है, अगर आर्ट सीखने वाला व्यक्ति इस आर्ट की फर्स्ट स्टेज सितारों का आक्रमण को सीखना चाहता है तो उसे बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाएं, मिनरल्स और किसी बड़े जानवर के इंटरनल ऑर्गन्स खाने होंगे ताकि उसके शरीर में बहुत ज्यादा ताकत आ सके। फर्स्ट स्टेज को सीखने के लिए बहुत सारा स्टैमिना, टफ स्किन, स्ट्रॉन्ग ऑर्गन्स एंड परफेक्ट ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत होगी। ये सारे रूल्स इसलिए बनाए गए थे ताकि आर्ट सीखने वाले व्यक्ति का शरीर काफी मजबूत हो सके, क्योंकि इस आर्ट को सीखने के लिए मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आर्ट सीखने वाला व्यक्ति फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो जैसे ही वो इस आर्ट को सीखना स्टार्ट करेगा स्टार्स की एनर्जी को अब्जॉर्ब करते समय उस व्यक्ति के अंदर विस्फोट भी हो सकता है। मेरे लिए धरती पर वापस आना आसान नहीं था। मैं एक बम धमाके की तरह फटकर मरना नहीं चाहता हूँ। मैं जब अमृत्य दुनिया में था तब मैं हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी की इस आर्ट को इसलिए सीखना चाहता था क्योंकि वो दुनिया एक खतरनाक विध्वंस की दुनिया थी और मुझे अपने आप को जिंदा रखने के लिए उस मजबूत साधना की आवश्यकता थी। जबकि यहाँ धरती पर कानून का पालन होता है तो मुझे उच्च युद्ध कौशल रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। धनुष धीरे धीरे शांत हो रहा था और वो ये डिसाइड कर रहा था कि वो ये कला नहीं सीखेगा। धनुष को समझ आ चुका था कि अगर वो इस आर्ट को सीखने की कोशिश करेगा तो वो खुद को खत्म कर लेगा। और दूसरा कारण था कि इमॉर्टल वर्ल्ड की उस दुनिया में धनुष को अपनी गर्लफ्रेंड जहानवी और अपने क्लोज फ्रेंड्स की उसे बहुत याद आएगी जो कि उसके लिए बहुत पेनफुल है। धनुष हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ इसी सोच में है कि हेवनली आर्ट सीखने में बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए मैं कोई और आर्ट सीखने की कोशिश करूंगा। धनुष जब उस आर्ट को सीखने की इच्छा छोड़ रहा है तब उसके दिल में अजीब सा सुकून आ जाता है, जिस सुकून को वो उस अमृत्य दुनिया में करीब कई हजार सालों से मिस कर रहा था। धनुष इमॉर्टल वर्ल्ड के महान राजा के सेनापति का पोता था, इसीलिए धनुष ऐसी कई मार्शल स्किल और अनगिनत साधनाओं में निपुण था जो सिर्फ इमॉर्टल वर्ल्ड के महान राजा को ही आती थी। धनुष को कई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सीक्रेट टेक्निक्स अपने दादा से विरासत में मिली थी। ऊपर से धनुष इमॉर्टल वर्ल्ड की महान सेना का एक टॉप फाइटर भी था, इसलिए धनुष के पास खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनमें से कुछ टेक्निक जैसे कि सोने का हंस, नीलम की आंच और बर्फ का दिल उसे बखूबी इनके बारे में जानकारी थी। इमॉर्टल वर्ल्ड के बहुत से लोग इसलिए चिंतित रहते थे कि उन्हें किसी भी टेक्निक के बारे में नहीं पता था, और धनुष इसलिए चिंतित था कि वो कौन सी टेक्निक से खुद को ट्रेन करे। धनुष यही सब सोच रहा था कि तभी उसे उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है। धनुष, मुझे तुम्हारे मामा को ऐसे सबके सामने थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उस थप्पड़ के कारण मेरा सारा गुस्सा एक पल में ही ठंडा हो गया। मुझे डर है कि तुम्हें उस थप्पड़ की वजह से अब स्कूल से बाहर निकाला जा सकता है। मुझे माफ करना बेटा। आरती जब कमरे में आई तो धनुष अपनी अमृत्य दुनिया में ही खोया हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी टेंस नजर आ रहा था। तो आरती को लगा कि धनुष स्कूल से निकाले जाने की वजह से परेशान है, लेकिन धनुष अपनी माँ को चिंता में देखकर कहता है, माँ तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। ऐसे आदमी को तो अक्ल ठिकाने लगानी ही चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ऐसे आदमी और उसके परिवार से हमारा कोई भी रिश्ता न हो, क्योंकि ऐसे आदमी और उसके परिवार से कोई भी रिलेशन रखेंगे तो हमें बार बार बेइज्जती का सामना करना ही पड़ेगा। तभी आरती कहती है, लेकिन धनुष उसे बीच में ही काट कर कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, और उन बातों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो अभी तक हुई ही नहीं। क्या पता स्कूल मुझे अभी भी बाहर ना निकाले, और अगर निकाल भी दिया तो शहर में और भी कई बड़े स्कूल है।
पर अगर आप मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। धनुष मजाक में अपनी माँ को ताना मारते हुए चुटकी लेता है। तब आरती कहती है, तू छोटे शैतान मेरे पास और कौन है, अगर मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगी तो किसे पढ़ाऊंगी। ये कहकर आरती झट से धनुष को अपने गले से लगा लेती है। लेकिन धनुष के दिमाग में अब भी यही चल रहा था कि उसे ऐसी कौन सी टेक्निक सीखनी चाहिए जिससे कि वो अमृत्य दुनिया में ही नहीं रियल वर्ल्ड में भी वॉरियर बन सके। ऐसे ही फिल्म देखने के लिए सुनने के लिए मैं हमको डब्ल्यू को मतलब करें और टेलीग्राम चैनल से डब्ल्यू को ज्वाइन करें तो आप एक लिंक टिकट